विद सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 20 नंबर पूरे पक्के राइटिंग सेक्शन के। तो क्या रेडी है मेरे भाई बहन राइटिंग सेक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए? तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में, क्योंकि आज ये सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद, ये पूरा सेशन अटेंड करने के बाद राइटिंग सेक्शन आपकी टिप्स पर होगा। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे सॉल्व कर पाओगे। बेहतरीन फॉर्मेट बताऊंगी, लर्न करने को कुछ लाइनें बताऊंगी, उन लाइन्स को लर्न कर लेना, जो क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर पाओगे आप लोग। तो शुरू करते हैं हम अपना राइटिंग सेक्शन। तो जल्दी से बता देना लाइव चैट में कि भाई आप लोग हो गए हो तैयार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए या नहीं, और अगर कुछ तैयारी रह गई है तो जाके मेरे चैनल को चेक करते रहना। अभी राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और 20 के 20 नंबर को हम सिक्योर कर लेंगे। देखो, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये वीडियो देख ली उसके बाद आप कुछ मत करना, मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी होमवर्क के लिए, उन्हें पढ़ लेना, और जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी उन्हें कर लेना। यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। बस जो फॉर्मेट मैं बता रही हूं उसको एक बार पेपर पे बना के जरूर देख लेना। क्या क्या पढ़ना है हमें राइटिंग सेक्शन में? देखो, सबसे पहले आता है नोटिस राइटिंग। 5 नंबर का नोटिस राइटिंग आएगा। 2 नोटिस गिवन होंगे, एक करना है। फिर आएगा इन्विटेशन राइटिंग, 2 इन्विटेशन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। फिर आएगा लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन ऑफ जॉब, इन दोनों में चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हो एग्जाम में। फिर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, दोनों में चॉइस आएगी, एग्जाम में कोई भी एक कर सकते हो। मैं आपको ये 5 के 6 कॉन्सेप्ट आज कराने वाली हूं। बैक टू बैक सभी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेंगे। शुरू करेंगे हम लेटर टू एडिटर से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्ग राइटिंग टास्क में आता है गाइस। तो अगर करने हैं लेटर टू एडिटर और ये सभी राइटिंग स्किल में अपने 20 नंबर पक्के, तो एंड तक बने रहना। और साथ ही के साथ जो है सारे के सारे राइटिंग स्किल के कॉन्सेप्ट्स को आपकी टिप्स पे कर लोगे जब तक हम ये वीडियो एंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे अभी हम सबसे पहले लेटर टू एडिटर से। सो आर यू रेडी फॉर द लेटर टू एडिटर? 5 नंबर पूरे सिक्योर करने के लिए हो जाते हैं तैयार। ओके गाइस, तो नाउ वी विल स्टडी द लेटर टू एडिटर। अब देखो भाई, लेटर टू एडिटर जो है उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट याद रखना है एग्जाम में। और सबसे पहले फॉर्मेट में क्या करना होता है हमें? सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेट में सेंडर का एड्रेस। क्या आता है सबसे पहले गाइस? सबसे पहले आता है हमारा सेंडर का एड्रेस। देखो, ये जो सेंडर का एड्रेस होता है ये कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। यू आर रिधिमा राज ऑफ सो एंड सो कॉलोनी, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया कि तुम्हारी कॉलोनी में गार्बेज प्रॉब्लम हो रही है, सब सफाई नहीं चल रही है। ऐसा आपको जो है कोई लेटर लिखने को आ जाए तो कई बार सेंडर एड्रेस गिवन होता है, तो आप सेंडर एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी को लिख देना। अगर नहीं गिवन होगा तो अपने पास से बना के लिख देना। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस। अब सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, और एक लाइन लीव करके, ये लाइनों का बड़ा चक्कर रहता है, कोई चक्कर नहीं रहेगा, अब सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करके आपको डेट लिखनी है। तो जिस दिन पेपर होगा आपका 24 फरवरी को, उसकी डेट लिख देना। 24 फरवरी 2023 आपको पूरा लिख देना है गाइस। डेट का करेक्ट फॉर्मेट यही है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना 24/2/23, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरी डेट लिखनी है आपको 24, और पूरा फरवरी पूरा का पूरा लिखना है, और 2023 ये है करेक्ट फॉर्मेट डेट का, ठीक है। और अगर गलत तरीके से लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा गाइस सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करके लिखनी है डेट। डेट के बाद आपको लेटर टू एडिटर में ये लाइन लिखनी है। कौन सी? सबसे पहले लिखोगे द एडिटर, ये कंपलसरी है, द एडिटर लिखना ही लिखना है। द एडिटर के नीचे न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम कहाँ से देखोगे? क्वेश्चन में से देखोगे। क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदू के, इनके जो है आप एडिटर को लिखो अपना लेटर। अगर नहीं गिवन होगा तो भाई एक घर से याद करके जाओ। मुझे लाइव चैट में जल्दी से एक अखबार का नाम बताओ कि अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो कौन से अखबार का नाम लिखोगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कौन से अखबार का नाम आप लिखने वाले हो? कोई एक नाम याद करके चले जाओ। तो अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वाला लिखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप लिख देना द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एड्रेस जो है अगर ऊपर सिटी गिवन है क्वेश्चन में तो सिटी लिखनी है, वरना कोई भी सिटी आप लिख सकते हो, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोई भी सिटी जो आप लिखना चाहो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप अपने पास से लिखोगे, ठीक है।
जो सेंडर एड्रेस में सिटी डाली होगी वही लिख देना। फिर आता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर में हम क्या लिखते हैं, बताते हैं कि हमारा लेटर किस बारे में है। अगर हो भाई गार्बेज प्रॉब्लम है लोकेलिटी में तो आप ऐसे लिख दोगे। अगर वाटर स्केर्सिटी है कॉलोनी में, यानी कि पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, इनएडुकेट वाटर सप्लाई इन लोकेलिटी, ऐसे करके लिख दोगे। तो जो दिक्कत आ रही है, जैसे आपको जो है एग्जाम में जो टॉपिक गिवन होगा कि लेटर टू एडिटर लिखो इस टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन करना है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सिर्फ 5 से 6 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। जैसे वाटर स्केर्सिटी है, पानी की किल्लत हो रही है, तो लिख देना वाटर स्केर्सिटी इन माय लोकेलिटी। ये इसलिए होता है कि एडिटर को पता चल जाए कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, क्यों तुमने लिखा है लेटर। उसके बाद एक लाइन लीव करके आप सर लिखोगे या मैडम लिखोगे, डन। फिर आपकी आती है बॉडी ऑफ द लेटर। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और जो उसका सिटी नेम होगा एड्रेस, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के सर या फिर मैडम, ठीक है। फिर आता है हमारा मैम, ठीक है। फिर आता है हमारा पहला पैराग्राफ। इसमें लिखनी होती है गाइस हमें ओपनिंग लाइन, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको जो है हम इसी ओपनिंग लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ मैंने 2 की चॉइस दी है, ये ब्लू से लिखी है कि ब्लैक से लिखी है, दोनों में से कोई एक लर्न कर लो। अगर ये लाइन तुमने अभी लर्न कर ली ना और एक पेपर पे लिख के रख ली है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस फिल इन द ब्लैंक करना होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर लोगे इस वाली टेक्निक से। स्टार्ट कैसे करना है आपको बिगिनिंग लाइन लिखनी है। पैराग्राफ 1 में हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई साहब हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारी लेटर लिखने की, कि पानी की कमी है सोसाइटी में, या हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ये कुछ होना चाहिए, किसी बर्निंग इशू पे लिख रहे हैं, हम किसी बात से रिलेटेड लिख रहे हैं। जैसे मैंने लेटर लिख दिया एडिटर को दैट आजकल स्टूडेंट्स पे बहुत स्ट्रेस रहता है, जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मैं चाहती हूँ ये बात अखबार में छपे, एक आर्टिकल छपे इसके ऊपर, तो मैंने लिख के भेज दिया एडिटर जी को। तो ये जो है आपको ये चीज़ बतानी होती है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, क्या लिखोगे पहली लाइन, लर्न कर लो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या रीडर्स टू द प्रॉब्लम, ऐसे लिखना है आपको। और प्रॉब्लम जो भी होगी वो क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, ठीक है। अथॉरिटीज रीडर्स कुछ भी लिख सकते हो आप, अथॉरिटीज भी लिखोगे तो ज़्यादा सही है। रीडर लिखना चाहो रीडर भी लिख सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या रीडर्स टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद लिखना ऑफ, और प्रॉब्लम देखना क्वेश्चन में से, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से देख के लिखोगे, क्वेश्चन में से देख के लिखोगे। जैसे टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन माय लोकेलिटी, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है वाटर स्कैर्सिटी इन माय लोकेलिटी। जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन होगी देख के जो है आपको फिल इन द ब्लैंक कर देना है। या फिर आपने क्या लिखा, मैं दूसरा इशू बताऊँ, क्या हमने बोला, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ या रीडर्स। अब ऐसा कोई अगर इशू होगा ना भाई, स्ट्रेस है बच्चों में, तो इस पर कोई अथॉरिटी नहीं, इसमें आप रीडर लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आप लेटर टू एडिटर करो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए करो, ठीक है। इस ऐसे कोई बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पॉल्यूशन के लिए लेटर टू एडिटर लिखो। अगर कोई ऐसे इशू के ऊपर आता है तो आप रीडर्स लिख सकते हो, इशू लिख सकते हो। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, रोड्स नहीं बन रही है, तो अथॉरिटीज़ देखना ज़्यादा सही रहता है। तो हमने यहाँ लिख दिया टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपके पास ये पहली चॉइस है लिखने की। दूसरी आपके पास चॉइस है, आप सिंपल ये लिखो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन इशू ऑफ, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक लाइन आप डिसाइड कर लो जो आप लिखने वाले हो पेपर में, पहली वाली या दूसरी वाली, जो आपको अच्छी लगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ, या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन फॉलोइंग इशू, ठीक है। इस तरीके से माई व्यूज ऑन इशू ऑफ, ठीक है। अब ये आप फिल इन द ब्लैंक देख के कर दोगे। दोनों लाइंस का आप स्क्रीनशॉट चेक कर लीजिए। और ये जो पूरी पूरी स्लाइड है ना फॉर्मल लेटर की और लेटर टू एडिटर की, सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन, इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट। अभी समझ लो करना कैसे है। उसके बाद ये लाइन हो गई। अभी मैं आपको एक इसका सैम्पल क्वेश्चन कराऊंगी, आपको इतना ईजी लगेगा कि अरे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस टेक्निक से। पहली लाइन कंप्लीट, फिर आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब जो ये पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी होती है। जैसे मैंने
कहा मैं लेटर लिख रही हूँ कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इस प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट बताऊंगी कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मैंने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर मैंने उनको बोला है कि मेरी जो कॉलोनी है वहाँ पे गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँगी कि गार्बेज की वजह से बहुत फाउल स्मेल हो रही है, उससे जो है डिजीज़ेस का खतरा बढ़ चुका है। ये सब जो प्रॉब्लम को इलेबोरेट करेंगे वो हम इस पैराग्राफ नंबर 2 में करेंगे। और अब आप सुनो, आपको ये पैराग्राफ नंबर 2 में जो है क्या लिखना है। अब आपका जो सैम्पल पेपर है, अगर आपने देखा हो तो आपको लेटर टू एडिटर में एक बॉक्स मिल रहा है, उसमें कुछ हिंट्स गिवन है, कुछ बातें आपको बताई गई है। तो वो जो बक्सा है वो तुम्हारा फ्रेंड है, जो भी लाइनें उस बॉक्स में लिखी होंगी उन्हें आपको अपने पैराग्राफ नंबर 2 में ऐड करना है। और ऐड कैसे करोगे, ऐसे कॉपी पेस्ट चीटिंग करके नहीं करना है, कुछ लिंकिंग लाइन्स लगा के। उनमें से कुछ लिंकिंग लाइन्स है जैसे ये, द डैश फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू, जो भी प्रॉब्लम है आपको जो गिवन होगी ऐसे लिख सकते हो। द मेन रीजन इज, मैं यहाँ लिख सकती हूँ द चिल्ड्रन फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरबर्डन सिलेबस। द मेन रीजन इज, ऐसा कोई रीज़न बता देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। ऐसी चीज़ें जो है, जो बातें, प्रॉब्लम जो आपको वो बॉक्स में बताई गई होंगी, वही बॉक्स वाली बातें आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बतानी है। जैसे मैंने कहा क्या गार्बेज प्रॉब्लम है मेरी कॉलोनी में, अगर गार्बेज इकट्ठा हो रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि भाई वहाँ डिजीजेस फैल रही हैं, बहुत मच्छर आ रहे हैं, स्मेल आ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें मेंशन कर दूंगी, जितनी भी प्रॉब्लम है। वाटर स्कैरसिटी पे अगर लिखने को आया तो मैं क्या कहूँगी कि भाई वाटर इनएडिक्वेट सप्लाई है, घर के काम नहीं हो पाते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, पीने का अच्छा पानी नहीं है। जितनी प्रॉब्लम है, इतने समय से कंप्लेन कर चुके, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जितनी भी प्रॉब्लम है वो पैराग्राफ नंबर 2 में समझाई जाएंगी, ठीक है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसकी जो प्रॉब्लम है पैराग्राफ नंबर 2 में। आप लोगों की प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रही होगी तो वो जो बक्सा आपको दिया होगा उसे चेक करना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। फिर आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 3। जो ये पैराग्राफ नंबर 3 होगा उसमें आपको उस प्रॉब्लम के 2 प्रैक्टिकल से सॉल्यूशन खुद से सोच के देने हैं, या फिर अपना कुछ सजेशन देना है। जैसे मैंने क्या कहा, ओवरबर्डन हो रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस हो रहे हैं बच्चे आजकल, मैंने ऐसा उनको लेटर लिखा, तो मैं लिख सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जो है बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए उनको जो है मेंटल फिटनेस पे उनके ध्यान देना चाहिए, उनका जो है उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट वो बहुत ओवरबर्डन ना रहे और रिलैक्स भी कर पाए। ये 2 सजेशन मैंने अपनी तरफ से दे दिए। और एंड कर देंगे हम एडिटर को क्या बोल के, आई होप दैट दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, या फिर आई होप दैट इफेक्टिव मेजर विल सून अडॉप्टेड टू इम्प्रूव दिस एक्सिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है। तो ये 3-4 एंडिंग लाइन्स है, इनको आप चेक कर लो। पैराग्राफ नंबर 3, तो पैराग्राफ नंबर 3 में क्या करना है, हमें देने कुछ 1 से 2 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेशन अपनी तरफ से। और ये मैंने 3-4 आप लोगों को गाइस एंडिंग लाइन बताई हैं, इन 3-4 में से 2 एंडिंग लाइन आप लर्न कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई एग्जाम में, जैसे वाटर वाली आ गई, गार्बेज वाली आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नहीं हो रखा, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लिखना, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी, ये वाली लाइन लिखना आप, ठीक है। अगर आपको किसी ऐसे बर्निंग इशू पे आती है ना, जैसे मैंने स्ट्रेस वाली बात कही, या किसी इशू पे आती है, तो आप ये लिख सकते हो, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट, या फिर होप सम इफेक्टिव मेजर विल सून बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। डन। तो 3 चॉइस है आपके पास। जब भी कोई आपका अथॉरिटी मिले, अब भैया पानी की प्रॉब्लम है तो उसको जो है क्या होगा, अथॉरिटीज उस पर एक्शन लेंगी, तो ये लिख सकते हो। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने लेटर लिखा है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बढ़वाने के लिए मैंने लेटर लिखा है कि वो इंक्रीज हो सोसाइटी में, तो हम लिख देंगे आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेटर एंड हो जाएगा और उसके बाद एंड कब होगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे होगी, योर्स ट्रूली लिखोगे और जो नेम है वो लिखोगे। नेम कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यू आर मेघना और मानस ऑफ सो एंड सो कॉलोनी, आप ये हो, आप वो हो, ठीक है, और आप लिख के दो। अगर गेम गिवन है तो गिवन लिखना, नहीं होगा तो फिक्शर्स बना के लिखना। सिंपल ये रहा लेटर टू एडिटर। बॉडी रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। अगर कोई प्रॉब्लम हो
बड़ी प्रॉब्लम है जैसे वाटर वगैरह वाली कि भाई पानी नहीं आ रहा आपके पास, बिजली नहीं आ रही है, अगर कोई बर्निंग इशू पे हो, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट, ऐसा कोई इशू हो तो रीडर्स लिख सकते हो। ठीक है, 2 लाइंस की चॉइस है आपके पास। बीच वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो आपको बक्सा मिलेगा, बक्से में से देख के सारी डिटेल्स भर देनी है, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें 2 सॉल्यूशन देने के बाद इन एंडिंग लाइंस में से कोई भी एक एंडिंग लाइन को यूज करके आप एंड कर सकते हो। मैं साइड हो रही हूँ, आप पढ़ लो इन एंडिंग लाइंस को, एंड योर्स ट्रूली लिख के आपको अपना नेम लिख देना है, आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है, अब एक हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू आर जेसिका जिन, हाउस नंबर 123/8, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद लॉट इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ठीक है, बच्चों को आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में बहुत सफर करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन बहुत सारा। राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स एंड सजेस्टिंग वेज टू कम्बैट इट, और उसको जो है ठीक करने के, उसको जो है उसको सामना करने के कुछ आपको तरीके भी बताने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सेंडर्स एड्रेस गिवन है, नाम भी गिवन है, बट गाइस कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है। बट आप कहाँ के हो, आप सेंडर न्यू दिल्ली के हो, तो हम अखबार भी न्यू दिल्ली वालों को ही, एडिटर को भेजेंगे। अगर यहाँ हैदराबाद लिखा होगा तो आप जो है हैदराबाद ही नीचे जो है एडिटर जहाँ पे आप भेज रहे हो उसमें भी हैदराबाद ही लिखना, जो सिटी सेंटर के एड्रेस में आती है वही लिखनी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो चलो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा गाइस हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस गिवन है हाउस नंबर 123/8, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। बट अगर सेंडर एड्रेस नहीं गिवन हुआ तो क्या लिखोगे, तो खुद से बना के लिखोगे। तो एक सेंडर एड्रेस भी जरूर सोच लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और 2 नाम सोच लो, लड़कों का एक नाम सोच लो कि अगर एग्जाम में नाम नहीं आया तो आप कौन सा नाम लिखोगे, वहां बैठ के नहीं सोचना अपने इस वाले दोस्त का नाम लिखूं या उसका नाम लिखूं। और लड़कियां, मेरी प्यारी प्यारी बहनें भी, एक लड़की का नाम सोच ले, अपना नाम नहीं लिखना होता है, कोई भी एक लड़की का नाम सोच ले जो आप अपने एग्जाम में लिखोगी अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि लड़कियां जेसिका लिखेंगी, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप क्या नाम लिखोगे वो मुझे लाइव चैट में बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करके डेट आ गई 24 फरवरी 2023। उसके बाद आएगा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, द एडिटर हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया और जो है एड्रेस सिटी नेम लिख दिया। फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट आएगा, यहां सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स। सिंपल, इसको बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वही फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ओके, आपने लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज on the problem of increasing stress among the students due to highly competitive environment। देखो मैंने आपको कहा था कि आपको बस फिल इन द ब्लैंक करना है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम क्या गिवन थी, ये देखो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज एनवायरनमेंट। हमने प्रॉब्लम यही बता दी, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट। और यहाँ पे भी हमने क्या बताई, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैंने बस फिर इन द ब्लैंक करा ऊपर से देख के, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, पूरा का पूरा मैंने कॉपी करके यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में से। आपका देखो लेटर लिखना शुरू भी हो गया, अभी तक आपने जो है बिल्कुल बताए हुए फॉर्मेट से चल रहे हो। उसके बाद आता है आपका ये सेकंड वाला पैराग्राफ। अब मैंने यहाँ पे आपको हिंट वाला डब्बा नहीं दिया, एग्जाम में हिंट वाला डब्बा होगा, हिंट वाले डब्बे में से देख के आपको यहाँ पे जो इशू होगा उसके बारे में डिटेल्स देनी है। जैसे मैंने यहाँ इंक्रीजिंग स्ट्रेस कहा तो मैं इंक्रीजिंग स्ट्रेस के लिए बता दूंगी द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, उन्हीं की लाइन यूज कर ली, ऊपर क्वेश्चन लिखा है ना वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, दी दोबारा लिख दो उसी लाइन को। दीज डेज चिल्ड्रन आर जज्ड ऑन डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ये मैंने अपनी तरफ से सोच के लिख दिया। आपको हिंट वाला डब्बा मिलेगा, आप हिंट वाले डब्बे में से देख के लिखना। सोसाइटी एंड पेरेंट्स एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, एवरीवन वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स सच एज स्टडीज, स्पोर्ट्स, सो करिकुलर एक्टिविटीज। द रिजल्ट इज दैट चिल्ड्रन आर स्ट्रेस्ड एंड ओवरबर्डन, इस वजह से बर्डन हो जाते हैं बच्चे। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंटेलिजेंट
इन कंप्लीटिंग होमवर्क, सेल्फ स्टडी, नो टाइम इज लेफ्ट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यहाँ मैंने दिक्कत बता दी कि इतना बर्डन हो रहा है बच्चों के ऊपर कि उनके पास हर समय वो सेल्फ स्टडी होमवर्क करते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है रिक्रिएशन का, स्पोर्ट्स का, और जो है अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे प्रॉब्लम को समझा देना है। अगर पानी की किल्लत वाला आया, वाटर स्कैरसिटी है, तो वो समझाना है। गार्बेज प्रॉब्लम है कॉलोनी में, वो समझाना है। बिजली नहीं आ रही है तो उसके बारे में लिखोगे, बिजली नहीं आ रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। हिंट वाले डब्बे की बातें उसको यहाँ पे लिख देना। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, जो हिंट वाले डब्बे में बात लिखी है उसे पैराग्राफ 2 में लिखना। उसके बाद आता है आपका जो है थर्ड वाला पैराग्राफ। इसमें मैंने कहा है 2 सजेशन देने अपनी तरफ से, तो मैंने यहाँ सजेशन देती है, इट इज़ हाई टाइम वी शुड टेक एक्शन अप टू दिस प्रॉब्लम। ये लाइन हर एक में यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम ही बताई गई होगी, तो आप ज़्यादातर समय यूज़ कर सकते हो इट इज़ हाई टाइम। अब बहुत समय हो गया, अब इस पर हमें एक्शंस लेने चाहिए, और ये मैंने अपना सजेशन डाल दिया। आपको जो आएगा, अगर आ गया ना पॉल्यूशन पे, तो लिख देना ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है, ऐसा कोई आपने सजेशन दे दिया। अगर वाटर स्कैरसिटी पे आएगा तो भाई कॉलोनी में टैंकर पे जाओ, गार्बेज पे आएगा तो भैया जल्दी से साफ सफाई करवाओ। 2 सजेशन अपनी तरफ से देने हैं कि वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डस्टबिन एस्टैब्लिश करा दो कि वहाँ पे लोग अपने आप उसके अंदर गार्बेज रखें। समझ गए आप? तो 2 सजेशन अपने दिमाग में सोचना, और क्या पता वहाँ हिंट वाले डब्बे में गिवन हो कुछ। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ हाई टाइम वी शुड टेक एक्शन अप ऑन दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी टू कम्बैट स्ट्रेस। मैं क्या कह रही हूँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए स्ट्रेस कम्बैट करने के लिए। और पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज। पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस फॉर मेंटल वेलबींग, और मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंटल वेलबींग के लिए। और लास्ट में मैंने क्या कह दिया, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। वही एंडिंग लाइन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि आप एंड कैसे करोगे, ये कह के आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। योर्स ट्रूली जिन जेसिका। ठीक है, आप गर्ल्स बॉयज होगी तो जिन लिखोगे, गर्ल्स होगी तो जेसिका लिखोगी, ये हो गया। और आपको योर्स ट्रूली ही लिखना है। लिख लो, लीव 1 लाइन बिटवीन द पैराग्राफ। ये बहुत बच्चों की कमी थी, पैराग्राफ कैसे, हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ स्टार्ट हो गया कैसे पता चलेगा। तो लीव 1 लाइन बिटवीन द पैराग्राफ, बट पैराग्राफ को मार्जिन से ही शुरू करना है। कुछ बच्चे ना पैराग्राफ एंड हुआ और उसको आगे से शुरू कर देते, नहीं, मार्जिन से शुरू करना है। एंड जो है आपको मार्जिन से शुरू करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे करा है ना, ये मार्जिन से शुरू करते हुआ लिखा है। ये पहला पैराग्राफ हुआ, 1 लाइन छोड़ी, फिर दूसरा पैराग्राफ, 1 लाइन छोड़ी, फिर तीसरा पैराग्राफ, और फिर 1 लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और नेम लिख दिया। गाइस, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेटर टू एडिटर। अगर आपने ये कर लिया है थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर, पूरी लाइन लिख के मुझे लाइव चैट में बताओ, अब भी लर्न कर लो इस लाइन को। प्रॉब्लम क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, पैराग्राफ नंबर 2 में डब्बे में से देख के लिखोगे, सजेशन जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से लिखोगे, और लिख दोगे आई होप एडिक्वेट मेजर विल बी taken upon this problem, I hope this issue will be brought into light, yours truly जो नेम होगा, एंड आपके 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो विद दिस लेटर टू एडिटर हो गया है कंप्लीट। अब एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, मैंने वहां पे तुम्हारे लिए लिखा एक होमवर्क का क्वेश्चन। उस होमवर्क के क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, और अगले लाइव में आके मैं आपको कराऊंगी उसको सॉल्व, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। ये भी 5 नंबर में आने वाला है। तो पहले मैं वो करा रही हूं जिसमें थोड़ी थिंकिंग ज्यादा लगने वाली है। नोटिस तो बहुत इजी सा है, वो तो बहुत जल्दी कर लोगे। अभी जो तुमने इतने समय से पढ़ा नहीं है ना, जो पेंडिंग पे चल रहा है, पहले वो करा रही हूं। जल्दी कॉपी लेकर आ जाओ, और ये लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो, और इंस्टा से भी चेक कर सकते हो। आईडी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दिया है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल राइटिंग, हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर में आने वाला है, और आएगा ये रिपोर्ट के साथ ऑप्शन में कि आप रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल राइटिंग लिखो। मैं तो तुम्हें दोनों ही पढ़ा दूंगी कि बाय चांस ऐसा हो तुम्हें एक जो है ऐसा लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम दूसरा कर सकते हो, पर वैसे भी बता रही हूँ, ऐसा बताऊंगी आर्टिकल की, भैया आर्टिकल भी आपको इतना आसान लगने वाला है एग्जाम में। तो भाई देखते हैं हमें आर्टिकल लिखना कैसे है। आर्टिकल शुड बी ड्राफ्टेड इन दिस मैनर, ये दिया है हमें सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल। टाइटल कई बार जो है हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि ये टाइटल है। जैसे कि आपको कह दिया राइट एन आर्टिकल ऑन द
सेव ट्रीज। ऐसा इतना ईजी आएगा नहीं, वैसे क्या पता भी जाए। और अगर आ गया सोचो आर्टिकल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड, आपको ऐसा आ गया राइट आर्टिकल ऑन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप ऐसे ही डाल दोगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपना टाइटल। आपको आर्टिकल आ गया सेव अर्थ पे, तो आप सेव अर्थ लिख दोगे। आपको आर्टिकल आ गया इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट पे, तो आप ऐसा ही टाइटल लिख दोगे। बिल्कुल सिंपल सा टाइटल डालना है आपको। आपको आर्टिकल आ गया मेक इन इंडिया स्कीम पे, ठीक है, आपको आर्टिकल आ गया किसी ऐसी स्कीम पे जो हमारे यहाँ जो है इंडिया में है, ठीक है, या फिर आपको आर्टिकल आ गया ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप ऐसे लिख दोगे। समझ गए, सिंपल। आपको आर्टिकल आ गया मोबाइल फ़ोन पे कि मोबाइल फ़ोन कैसा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, तो आप लिख सकते हो मोबाइल फ़ोन बून और अ बेन, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड। ऐसे करके आपको टाइटल बनाना है, सिंपल एक लाइन का। टाइटल के बाद आपको जो है नीचे उसके एग्जैक्टली लिखना है बाय लाइन। बाय लाइन में कुछ नहीं लिखना होता, नाम लिखना होता है, बाय और उसके आगे नाम लिख देना है। गर्ल्स गर्ल्स का लिखेंगे, बॉयज़ बॉयज़ का। क्वेश्चन में गिवन होगा तो क्वेश्चन वाला लिखना, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो मैंने आपको कहा है गर्ल्स एक गर्ल्स का नाम याद कर लो, बॉयज़ एक बॉयज़ का नाम याद कर लो, मुझे लाइव चैट में बता दो, सो दैट आप वही नाम लिखो। एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो तानिया लिखूँ या मानिया लिखूँ, लड़कियां सोच रहे हैं, बॉयज़ सोच रहे हैं मानस लिखूँ या करण लिखूँ, ऐसे सोच विचार ना आप क्लास में बैठ के मत करना। अभी से एक नाम जो है अपने घर से सोच के ले जाओ। फिर जो है इतना करने के बाद आपको जो है सब 3 से 4 पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को डिवाइड करना होता है। मैं कहूँ कि 4 पैराग्राफ में करना, और 4 पैराग्राफ में बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें सिर्फ ये बताना होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, सिंपल। उसके अगला पैराग्राफ जो होता है जिस चीज़ पे आपने आर्टिकल लिखा है उसके बारे में आपको इलैबोरेट करना होता है। जैसे आपने लिखा पॉल्यूशन के ऊपर, तो आपने पहले वाले में समझा दिया दैट इन टुडेज वर्ल्ड आर अर्थ टेम्परेचर इज़ राइटिंग, और जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इन टुडेज वर्ल्ड। ऐसे करके आपने पहले पॉल्यूशन समझा दिया क्या है। फिर सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना होगा, उस पॉल्यूशन के बारे में बातें बतानी होगी कि उस पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जिनका इफेक्ट होता है, तो आपको उसका इफेक्ट बताना होगा कि पॉल्यूशन से मरीन वाटर पॉल्यूशन से मरीन लाइफ, रिवर वाटर ख़राब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन से जो है डिजीजेस बढ़ रही हैं, और जो है साथ ही के साथ में जो एस्थमा है, ऐसी ऐसी डिजीजेस बढ़ जाएगी एयर पॉल्यूशन से। अगर लैंड पॉल्यूशन होता है तो उससे जो है कितनी प्रॉब्लम होती है फिर। और अगर आप लिखोगे कि वाटर पॉल्यूशन होता है तो वाटर पॉल्यूशन से भी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है, तो आपको कॉजेस और इफ़ेक्ट बताने। अब आपको एयर पॉल्यूशन होने का रीज़न बताओगे कि वो फैक्ट्रीज़ में इतनी गैसेस निकलती है, इस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर की पॉल्यूशन क्यों हो रहा है कि फैक्ट्रीज़ जो है एफ्लुएंट जितना भी केमिकल्स है वो सीधा ड्रेन कर देती है, इस वजह से वो जो हो रहा है। तो कॉज बताना है कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और उस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट अलग अलग टाइप की डिजीजेस। नॉइज़ पॉल्यूशन, लोग इतनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इतनी ज़्यादा पार्टीज़ में इतनी ज़्यादा शोर होता है, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, इतना शोर होता है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। कॉज बता दिया नॉइज़ पॉल्यूशन का। और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, लोग बीमार हो जाते हैं, उनको लिसनिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, तो कॉज इफेक्ट बिठाओगे। अब कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कॉज इफेक्ट नहीं बनता हो तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे मैं कहूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन एडवांटेज ही एडवांटेज है, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, स्टडीज़ करने के लिए। लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, दैट समटाइम्स इट लीड टू डिस्ट्रैक्शन, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो उसके डिसएडवांटेज हो गए। सिमिलरली विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इस समय पे हमारे लिए बहुत बड़ा बून है। बून मतलब बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, वरदान टाइप है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हिंड्रेंस बन जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो है सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पे ऐसे लिख सकते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो कोई में कॉज इफेक्ट रिलेशन बताओगे, कोई में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे। सेकंड वाले पैराग्राफ में ये करना होता है आपको। फिर जो आपका थर्ड पैराग्राफ आएगा उसमें गाइस आपको अपना जो है ना ओपिनियन लिखना होगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे आपको 3 पैरास बताए, मैं आपको 4th पैरा का बता रही हूँ क्योंकि 4 पैरा भी आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पैरा में आपको अपना
ओपिनियन लिखना होता है, दैट आई थिंक दैट हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, आई थिंक पॉल्यूशन शुड बी कंट्रोल, आई थिंक नेसेसरी मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। और जो लास्ट पैराग्राफ होगा आपको उसमें बताना होगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करा जाए, 2 सजेशन देने होंगे। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ मैंने अभी अभी आपको क्या बताया। सबसे पहले आता है टाइटल। एक पॉल्यूशन का टाइटल मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर पॉल्यूशन पे आए तो क्या टाइटल बना के लिख सकते हो, ठीक है। टाइटल बनाने के बाद आप लिखोगे बाय और नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक का कि आप जो है क्या बारे में बात कर रहे हो। दूसरे वाले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया, कॉज इफेक्ट बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बताओ, कोई चीज़ अगर गलत चल रही है तो उसको क्रिटिसाइज करो। हो सकता है आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, तो उसमें भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो दैट दीज डेज स्टूडेंट्स आर वेरी बर्डन्ड, दे आर ऑलवेज रनिंग फॉर गुड ग्रेड्स, ऐसे कुछ करके ना कि क्रिटिसाइज दैट इंस्टीट्यूशंस पेरेंट दे शुड टेक मेजर्स टू स्टॉप दिस, इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हो कुछ चीज़ों को। रिकमेंडेशन, खुद की तरफ से आपको कुछ सुझाव देने हो दे सकते हो। और लास्ट में कंक्लूड करना है वार्निंग के साथ, होप के साथ कि जल्दी जल्द हमें इस सिचुएशन को ठीक कर लेना चाहिए वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक अच्छे नोट पे आपको एंड करना है, एक जो है एंडिंग बात करके कि आई होप हम लोग इस चीज़ को सही करने के लिए जो है कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर देख लो, यहाँ पे ध्यान देना। अब आप टाइटल लिखेंगे, बायलाइन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाएंगे, अपना ओपिनियन देंगे, कंक्लूजन। आप सोचो क्या है भैया आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आने वाला है, इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज, अपना ओपिनियन, लास्ट में कंक्लूजन, बस सिंपल। अब जो है आपको बताती हूँ, सिंपल तो इतना नहीं लगता जब हम सॉल्व करके देखते हैं। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम जो बीच वाले 2 पैराग्राफ हैं उसमें क्या लिखेंगे। तो इस साल आपको गाइस बोर्ड एग्जाम में एक डब्बा मिलने वाला है, हिंट्स का डब्बा। जैसे अब की बार सैम्पल पेपर में वो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ का दिया है ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करे जाते हैं और वो जो है उन लोगों के साथ हैजार्ड्स हो जाते हैं, दे डाई, ठीक है। तो वो जो हिंट वाला डब्बा है ना, हिंट वाले डब्बे में से हिंट आपको सेकंड वाले पैरा में लिखने हैं, सिंपल। थर्ड वाले पैरा में लिखने हैं, फर्स्ट वाले में तो बता दोगे ना दैट आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी। सेकंड और थर्ड वाले पैराग्राफ में आपको उसका जो सेकंड हिंट वाले डब्बे में लिखा होगा लिखना, लास्ट वाले में ओपिनियन के साथ कंक्लूड कर देना। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपना, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने कहा है राइट एन आर्टिकल ऑन मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक है। तो इसका टाइटल आप क्या लिख दोगे, इसका टाइटल आप सिंपल लिख सकते हो मेक इन इंडिया, और बाय लिखा, और मैंने लड़कियों का नाम नेहा लिख दिया है, गर्ल्स नेहा, आप जो भी आपने नाम सोचा होगा वो लिख सकते हो, बॉयज़ आपने जो नाम सोचा होगा आप वो नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने टाइटल लिख दिया, बाय लाइन लिख दी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड करने के लिए ना पैराग्राफ को इसलिए बताया है कि ये देखो ये है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपको सिर्फ लिखना है मेक इन इंडिया और साथ में बाय लाइन लिखोगे और नीचे अपना पैराग्राफ शुरू कर दोगे, ठीक है। आपको कैसे लिखना स्टार्ट करोगे आप, जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मेक इन इंडिया इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव मोर इंसेंटिव टू बिजनेस बोथ इंडिया एंड अब्रॉड टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडियन शोर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए दिस इज अ स्कीम मेड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट। सिंपल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला ये जो है इसमें भी आपको ये नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ दैट सेकेंड वाले पैराग्राफ में हम बताएंगे उस स्कीम के बारे में और डिटेल में, और कि अब ये मेक इन इंडिया अब ये स्कीम है तो इसके इफेक्ट्स होंगे कि इसके लागू होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेक इन इंडिया इंटेंड्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इससे ये उसका एक इफेक्ट है। एंड हेल्प ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंडियन बिजनेसेस, और अच्छे तरीके से हमारे यहाँ बिजनेसेस रन करेंगे, इफेक्ट है। द इनिशिएटिव ऑल्सो एम एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, हाई क्वालिटी के जो गुड्स है वो बनने शुरू होंगे और इन्वायरमेंट की भी रक्षा करी जाएगी, इससे ये इसका इफेक्ट है। द इनिशिएटिव होप्स टू अट्रैक्ट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और ये होप करता है कि इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएगा इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा उसके
डिसएडवांटेज एडवांटेज होगी, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, कोई क्वेश्चन होगा उसके जो है कॉज और इफेक्ट होंगे। जैसे ये मेक इन इंडिया स्कीम का क्या है, इफेक्ट है कि अगर ये लागू होगी तो इतना कुछ अच्छा होगा। और अगर मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, मैंने क्या कहा, पॉल्यूशन, तो भाई पॉल्यूशन का कॉज बताओगे कि हो क्यों रहा है पॉल्यूशन, और उसका इफेक्ट बता दोगे। तो यहाँ पे हमने इफेक्ट्स बता दिए। नेक्स्ट लाइन में आप अपना ओपिनियन, जो मैंने आपको कहा था ओपिनियन टाइप अपना बताओगे, दैट ऑलरेडी वी हैव ऑब्जर्व दैट इंडियाज रैंक इन ईज डूइंग बिजनेस हैज इम्प्रूव। तो ये इतनी मुश्किल लाइन मत लिखना, दैट मेक इन इंडिया स्कीम हैज इंक्रीज बिजनेसेस इन आवर कंट्री, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, सिंपल, आपने अपना व्यू पॉइंट दे दिया, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को मैंने क्या कहा था, आप कंक्लूड करोगे, ठीक है, और अपने अपने सजेशंस दोगे। मेक इन इंडिया सक्सेस लाइंग इन द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस तरीके से अपना लास्ट वाला पैराग्राफ बना सकते हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए कराया है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। ये सजेशन, इम्पैक्ट, गोल और इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए दिखाया है कि आपको 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4 सिंपल। पहले वाले में इंट्रोडक्शन, दूसरे वाले में टॉपिक के इफेक्ट, कॉज, ये सब बताना है, थर्ड में अपना ओपिनियन, फोर्थ में सजेशन, ऑन आप कंक्लूड कर दोगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है हम आपका इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स। तो आपने पहले इंट्रोड्यूस करा इंटरनेट के बारे में, तो अभी इसकी जो है टाइटल बनाते हैं। टाइटल ऐसे लिखते हैं बिल्कुल बीच में, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर, और बाय लिखोगे, कोई भी नाम लिख दोगे आप, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, वी लिव इन एरा ऑफ इंटरनेट, ठीक है। सो बी इट स्मार्टफोन, लैपटॉप, वन हैज़ टू इंटरनेट, हैव एक्सेस टू इंटरनेट ऑफ ऑल काइंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रीड करते रहो, ऐसा थोड़ी है इसको पढ़ने से क्या होगा, बस मैं एक सिंपल आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, फिर आपने उसके बारे में बताया, नीड बता दी इंटरनेट की, आउट ऑफ ऑल द पीपल हु यूज़ इंटरनेट और फॉर फुलफिलिंग नीड्स रिक्वायरमेंट एज वेल एज, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस बता दिए इंटरनेट के, फिर इसके जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज, अपना ओपिनियन बता दिया और सजेशन दे दिए कि अगर इसके इल इफेक्ट्स है तो उसके लिए पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना चाहिए, इवन चिल्ड्रन को भी जो है ध्यान से रखना चाहिए, लिमिट सेट कर देनी चाहिए, हाउ मच टाइम दे आर, अपना डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे। इस तरीके से आपने जो है 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को वाइंड अप करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको मैंने एक क्वेश्चन देना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो ये है। देखो गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने एक ऐसा चैप्टर भी पढ़ा है लॉ स्प्रिंग वाला ना, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिरोजाबाद की बैंगल फैक्ट्री। तो ऐसा ही ये एक मैंने क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और आपको ना हिंट वाला डब्बा भी मिलेगा। अब यहाँ पे आपका कोई हिंट वाला डब्बा नहीं मिला था, बट फिर भी देखो हमने पॉल्यूशन पे, हमने मेक इन इंडिया स्कीम पे काफ़ी कुछ बातें सोची। अभी आपको एग्जाम में एक हिंट वाला डब्बा मिलेगा सेकंड थर्ड पैराग्राफ में, और हिंट वाले डब्बे से बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए है, यू आर जेसिका यजन, यू हैव विजिटेड अ ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, विच एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, यू हैव विटनेस्ड द ऑफुल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन देयर एंड देयर प्लेस ऑफ वर्क, यू ऑल्सो रिकाउंट द चिल्ड्रन चाइल्ड लेबरर्स एंगेज इन कारपेट एंड क्रैकर इंडस्ट्री, ब्रिक क्लिन्स, रोड साइड रेस्टोरेंट्स। तो आपने बहुत चाइल्ड लेबर दिखाई, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है 150 से 200 वर्ड्स में। तो गाइज ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे तो मैंने आपको हिंट्स नहीं, काफ़ी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सजेशंस करके बता दिया है। टाइटल आप अपने आप सोचोगे, चाइल्ड लेबर के ऊपर जो आर्टिकल लिखना है आपको उसका कॉमेंट सेक्शन में बताना, बाय लाइन लिखोगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको जो है बता रही हूँ, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप, दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क इन होम, होटल, गैरेजेस एक्सेट्रा को चाइल्ड लेबर में मान लिया जाता है। कॉजेस क्या है, क्यों होता है चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी इज द मेन कॉज, दैट जो है पेरेंट्स का जो है सर्वाइवल बनने के लिए, पार्टनर इन सर्वाइवल बनने के लिए बच्चों को जो है इतनी छोटी उम्र में काम करना पड़ता है, उन्हें स्कूल नहीं जा पाते, वो लेस वेजेस मिलती है बट फिर भी उन्हें काम करने जाना पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, बच्चों की हेल्थ खराब होती है, उनका माइंड डेवलप नहीं कर पाते, और जो है पैथेटिक कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता है, और कई बार इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे गलत राह पे भी चले जाते हैं, ठीक है। दे इंडल्ज इन स्मोकिंग बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको, दे इंडल्ज इन स्मोकिंग, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सजेशन में आप लिख सकते हो, क्या होगा इसका सजेशन, चाइल्ड लेबर के लिए स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इन्फोर्स, सीवियर पनिशमेंट हो जो ऐसा कर रहे हो, और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, जॉइंट एफर्ट होना चाहिए पब्लिक का भी, ठीक है, और मीडिया को भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस चीज़ पे। तो अगर कोई भी बर्निंग इशू पे आप
आपको आता है तो उसमें आप गवर्नमेंट का जब लिखोगे तो साथ में आप ये लाइन जरूर मेंशन कर सकते हो दैट पब्लिक को भी इनिशिएटिव्स जो है दिखाने चाहिए। तो आई वांट कि आप लोग इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, ऐसे ही 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके 1 2 3 4, और ये होगा आपका एक आर्टिकल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एक बॉक्स ग्रो मोर ट्रीज का, आई होप आपको PIP दिखाई दी होगी, वैसे आर्टिकल आपको लिखना है। आपको कोई इंट्रो मेंशन नहीं करना, वो मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया था। आपको सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, उसका इफेक्ट कॉज वाला, अपना सजेशन वाला और अपने ओपिनियन वाला और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में आर्टिकल बनाना है। तो जल्दी से आप इस वाले टॉपिक पे आर्टिकल लिखिए। चाइल्ड लेबर वाले पे ये हिंट्स हैं आपके, ये पूरे हिंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। एग्जाम में भी आपको हिंट मिलेंगे, इतने नहीं तो इससे 5-6 लाइनें कम होंगी, और इन हिंट्स को यूज करके गाइज आप एक प्रॉपर आर्टिकल बना सकते हो, बहुत बेहतरीन वाला। तो प्लीज इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोटिस राइटिंग। गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। और आपको पता है आपके पास नोटिस राइटिंग भी 5 नंबर का आ रहा है, पहले कभी कभी ना 3 नंबर का आता था, तो अब आ रहा है 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर हो जाएंगे पक्के सिर्फ और सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल देखते ही। अब भैया जो नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको लेकर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बना के उन कंफ्यूजन को क्लियर करा था। मैंने आपको बताया था कि जो CBSE की मार्किंग स्कीम है और जो प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर की जो मार्किंग स्कीम CBSE ने दी है उसमें फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट आया है, और एक हमारा फॉर्मेट ओल्ड है जो ये वाला है, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, टाइटल आता है। तो वी आर हैविंग 2 फॉर्मेट्स, एक जो ये नई मार्किंग स्कीम वाला है और एक पुराना वाला है। तो गाइज आप जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड अगेन टेल यू कि जैसा आपको आपके टीचर्स ने कहा वो वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, और मैं आपको दोनों ही फॉर्मेट बता देती हूँ, न्यू वाला भी और ओल्ड वाला भी। ओके, न्यू वाला मार्किंग स्कीम में गिवन है वो भी लिख सकते हो और ओल्ड वाला भी लिख सकते हो। जैसा आपके टीचर्स ने बताया था वो वाला आप लिख देना, न्यू वाला बताया था तो न्यू वाला बता देती हूँ। कैसे लिखना है न्यू वाले की लाइनें रटवा दूंगी भैया, कोई भी क्वेश्चन आए वही आप मेंशन कर सकते हो। ओल्ड वाला आएगा तो ओल्ड वाले में कैसे, ओल्ड वाला अगर आपको कहा है तो ओल्ड वाला फॉर्मेट भी बता दूंगी। तो हो गई सारी कंफ्यूजन क्लियर। चलो पढ़ते हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको जरा पहले ओल्ड वाला फॉर्मेट ही करा देती हूँ, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में देखो क्या करना होता है, सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ UR साक्षी या फिर बॉयज का शिवम ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, हेड गर्ल हो या फिर हेड बॉय हो, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपको ये बनाना है नोटिस। तो इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा गाइस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा ABC पब्लिक स्कूल, तो वो सबसे ऊपर आप लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे नोटिस, फिर आप लिखोगे लेफ्ट अलाइन करके डेट। अब ये नोटिस में अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, और एक नोटिस का डब्बा। तो जैसे ही पेपर में नोटिस लिखना होगा तो आप डब्बे की 3 लाइनें खींच देना, ठीक है। सबसे नीचे वाली लाइन मत खींचना, या फिर नोटिस पूरा करने के बाद आप लाइन का पूरा बॉक्स बनाना। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने कई बार देखा है, कुछ स्टूडेंट्स ना नोटिस के लिए डब्बा बना देते हैं और नोटिस लिख देते हैं, फिर नोटिस का ना उनका वो थोड़ा अगर जो है नीचे तक भर जाता है तो फिर क्या करे भैया, लाइन तो नीचे वाली हम खींच चुके हैं, कैसे लिखेंगे आगे का। तो भाई डब्बा या तो बाद में बनाना या सिर्फ 3 लाइनें बना देना, नीचे वाली एक्सटेंड करके बंद कर देना। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो मैं बता रही हूँ, फिर पेपर में कटिंग होगी तो पेपर आपका नीट नहीं लगेगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। तो कैसे आपको लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल ABC पब्लिक स्कूल। अगर कोई आप कह रहे हो यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ बुक क्लब, किसी बुक क्लब के आप प्रेसिडेंट हो, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट एग्जीबिशन टू बी हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट। तो आप लिख दोगे बुक क्लब, नोटिस और डेट लिखोगे। फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप किसी हॉस्पिटल के इंचार्ज बताया गया है और आपको ब्लड डोनेशन कैंप जो है इनिशिएट करवाना है, कोई भी गाइड जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, स्कूल है तो स्कूल, कोई सोसाइटी आ रही है, आप फलाने किसी ABC कॉलोनी की सोसाइटी है आपकी और आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, इलेक्शन हेल्ड होने के लिए नोटिस लिखो सोसाइटी के, तो आप लिख दोगे ABC कॉलोनी और फिर नोटिस और पूरी डेट लिखना। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आएगा। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वो फॉर्मेट है जो CBSE पहले से चलाता आ रहा है, जो 2020 की मार्कशीट जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसमें ये फॉर्मेट था। जो अभी 2022 वाले में आई है वो मैं पहले भी करा चुकी हूँ और अभी कराऊंगी न्यू फॉर्मेट, ठीक है।
तो सबसे पहले ओल्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नेम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, उसके नीचे नोटिस लिखना है और डेट लिखनी है लेफ्ट अलाइन करके। हर बार चाहे न्यू फॉर्मेट हो चाहे ओल्ड फॉर्मेट हो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस गाइस सेंटर में अलाइन करके लिखना है। सेंटर में अलाइन करके लिखने का मतलब है पेज के बीचों बीच लिखना है। आप लिखोगे ABC पब्लिक स्कूल और नीचे नोटिस बीचों बीच में, और फिर लिखोगे आप डेट क्या लिखोगे 24 फरवरी 2023। डेट का करेक्ट फॉर्मेट लाइव चैट में बता देना, क्योंकि मैं बहुत बार आपको अभी तक बता चुकी हूँ डेट का सही फॉर्मेट क्या है। तो आप लिखोगे 24 फरवरी 2023 और फिर सेंटर अलाइन करके लिखना है टाइटल या फिर हेडिंग। अब ये टाइटल हेडिंग क्या होता है, यानी कि जो भी टॉपिक आएगा आपको उसकी हेडिंग बना के लिखनी है। जैसे मैंने कहा कि आप प्रेसिडेंट हो, बुक क्लब के एग्जीबिशन लगानी है तो आप लिख दोगे एग्जीबिशन, बुक्स एग्जीबिशन। अगर आ गया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लगा आपको अनाउंस करना है तो आप टाइटल में लिख दोगे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। और फिर नीचे बॉडी कैसे लिखनी है ये लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो आप, बस ये फॉर्मेट को लर्न कर लो। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई प्ले आपको चलवाने, कोई शेक्सपियर का प्ले भैया कि ओथेलो ड्रामा जो है आपके ऑडिटोरियम में प्ले होने वाले, बच्चों को बता दो इस डेट को। या फिर आपको कह दे कि एनुअल फंक्शन है, इंटर स्कूल डिबेट, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन आ जाए, या कोई ब्लड डोनेशन कैंप या कोई एग्जीबिशन लगनी है, ठीक है, कुछ भी आ जाए आप इसी वाले फॉर्मेट को जो है लिख सकते हो। दो है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। क्या है दो फॉर्मेट्स आपके पास, ये फॉर्मेट नहीं है, ये अंदर की लाइनें हैं, इतना समझ गए। नेम ऑफ द स्कूल, उसके नीचे नोटिस बिल्कुल बीचम बीच, यहाँ लेफ्ट वाले कोने पे डेट लिखनी है, फिर बीचम बीच में टाइटल लिखना है और फिर बॉडी स्टार्ट कर देनी है लेफ्ट वाले कोने से ही। आप ऐसे लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द क्या आप लिखोगे इवेंट का नाम। जैसे इवेंट मैंने आपको क्या कहा, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो आप लिख दो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, ठीक है। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब डिटेल्स में क्या क्या मेंशन करना है आपको, डेट, टाइम, वेन्यू, यानी कि किस दिन को हो रहा है, किस समय होगा, डेट लिख दोगे, टाइम लिख दोगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। वेन्यू में स्कूल में आप प्ले ग्राउंड, ऑडिटोरियम कुछ भी लिख सकते हो। अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे चीफ गेस्ट स्पीकर आ रहा हो तो वो लिख सकते हो। कोई फीस हो तो वो मेंशन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो। और नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट में गिव देयर नेम्स टू द अंडरस्टैंड लेटेस्ट बाय। ये काफी लाइन होती है कॉम्पिटिशन वगैरह में ना, या फिर अगर कोई एग्जीबिशन है और आपने कहा कि कोई ना एग्जीबिशन होने वाली है जहाँ पे बुक्स डोनेट करनी है, आप डोनेट कर सकते हो बुक्स को और उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी, तो आप इसमें भी ये लाइन डाल सकते हो कि भैया इंटरेस्टेड लोग जो है इस डेट तक डोनेशंस कर दे सारी की सारी। तो ये वाली लाइन आप याद कर लो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, कोई डेट डाल देना। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, साइन, नेम और डेजिग्नेशन। ये है हमारा ओल्ड फॉर्मेट। अब एक तरीका ये होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं ये वाला तरीका देखती हूँ, ये देखो ये वाला तरीका मुझे ज्यादा प्रेफर करती हूं मैं, ये वाला तरीका है आपका कि आप लिखो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द, और यहाँ लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और एक बार सुनो, अगर आपको स्कूल ना आए ना एग्जाम में तो स्टूडेंट मत लिखना। सोचो अगर कोई आप बुक क्लब मेंबर के वो हो, आप बुक क्लब सोसाइटी के एक प्रेसिडेंट हो, तो आप वहाँ पे लिखोगे कोई सोसाइटी वोसाइटी आई तो ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अगर कोई लोकेलिटी के सिटीजन्स हो गए तो भी ऑल द मेंबर ऑफ द लोकेलिटी हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। समझ गए। अगर भैया स्कूल की बात नहीं हो रही है तो स्टूडेंट थोड़ी लिख देंगे उनको, समझ गए। तो मेंबर या फिर स्टूडेंट, ठीक है, दो चॉइस है। अगर स्कूल वाला है तो स्कूल वाला, अगर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है किसी जगह पे किसी उसके लिए तो मेंबर लिख सकते हो। ऑल द मेंबर या फिर स्टूडेंट आर, आई प्रेफर दिस वन, ऑल द मेंबर या फिर स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द में आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे कि यहाँ पे क्या था, स्कूल था, तो आप यहाँ पे लिखो दैट द ABC पब्लिक स्कूल, दैट द ABC पब्लिक स्कूल, या आप लिख दोगे, ठीक है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आप लिखोगे इवेंट का नाम, ठीक है, मैंने इवेंट कर दिया इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है।
फॉर, ठीक है, फॉर में आपको बताना होगा किसके लिए हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है अब की बारी कि मतलब सैम्पल पेपर में कि जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होगी, किसके लिए नोटिस जा रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, जो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ 11th-12th के बच्चों के लिए, तो आप लिखोगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। फिर लिखोगे ऑन में डेट, क्या डेट है, मैंने लिख दिया 24। अब देखो गाइस, डेट का बड़ा बेहतरीन चक्कर है, समझ जाओ इसको। जो डेट आपने यहाँ लिखी है नोटिस में, एग्जाम वाले दिन पे आप यहाँ अगर 24 फरवरी लिख रहे हो तो भाई क्या कंपटीशन 24 तारीख को ही हो जाएगा? नहीं ना, उसके कुछ दिन बाद होगा ना। तो हमेशा जो डेट नोटिस में ऊपर लिखी है उससे आगे की डेट नीचे लिखनी है। अगर 24 को नोटिस लिखा है तो कंपटीशन कहना 28 फरवरी को हो रहा है, 30 फरवरी मत लिखना, ठीक है, या 27 फरवरी लिखना है, 27 फरवरी को हो रहा है, 28 तो लीप ईयर में होता है ना बस, तो लिखना है 26 फरवरी को हो रहा है। चलो भैया 1 मार्च लिख देना, खत्म सारी टेंशन कि आपने 24 फरवरी को नोटिस ड्राफ्ट कर दिया, 1 मार्च को कंपटीशन होएगा, ठीक है। एट में लिखोगे जगह, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। एट में लिखोगे टाइम कि भैया 9 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल प्लेग्राउंड। 1-2 लाइनें जो नोटिस में पूछी गई होंगी वो, और लास्ट में लिख दोगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन। समझ में आ गया? ये लाइन लर्न कर लो, ये बहुत आसान है गाइस। ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर मेंबर वाले में आएगा मेंबर आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द, और फिर आपको क्वेश्चन में से फिल इन द ब्लैंक करना होगा, आर इन्फॉर्म दैट द, यहाँ पे लिखोगे आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम कि भैया स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, बुबला आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज में आप इवेंट का नाम लिखोगे यहाँ पे। फॉर टारगेट ऑडियंस बतानी है, 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑन में यहाँ पे डेट लिखोगे, एट में लिखोगे टाइम, इन में लिखोगे वेन्यू। आई प्रेफर दिस फॉर्मेट, ये लिख सकते हो आप। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन सिग्नेचर नेम इंटर स्कूल, मैंने क्या कहा था, आप हेड गर्ल हेड बॉय हो। लड़कियाँ को मैंने क्या नाम बताया था गाइज, मैं भूल गई नाम बताया था, जो भी नाम बताया था, और डेजिग्नेशन हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है। चलो भैया अब देखते हैं, हाँ मैंने साक्षी या शिवम बताया था आई थिंक सो। अब देखते हैं न्यू वाला फॉर्मेट, मैंने ये न्यू वाला फॉर्मेट भी आपको बता ही दिया था गाइज। चलो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं न्यू वाले फॉर्मेट को। न्यू वाले फॉर्मेट में जो है हमें सीबीएसई ने, एक बार यहाँ पे आप चेक कर लो, ये सीबीएसई की न्यू वाली मार्किंग स्कीम है, एक बार इसे देख लो। यहाँ पे जो है आप खुद ही देख सकते हो कि सीबीएसई ने टाइटल लिखने को नहीं गिवन है या ये मार्किंग स्कीम में, तो ये न्यू वाला फॉर्मेट है। ओल्ड न्यू आपका जो मन चाहे आप वो एग्जाम में लिख सकते हो, एंड अपने जो टीचर्स से पूछ के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो न्यू वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बक्सा बनाना है। ओल्ड वाले फॉर्मेट में भी बक्सा कंपलसरी है, बक्से के बिना आपको जो बॉक्स बनाना है ना, इसके बिना नोटिस में नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर, ठीक है। तो भैया आपको सबसे पहले बॉक्स बना सकते हो, नोटिस लिखना है आपको। नोटिस के नीचे आपको नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी एजेंसी लिखनी है। जैसे क्या लिखोगे आप, ये बॉक्स बनाया, आपने लिखा नोटिस और लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, यहाँ लिखा डेट ऑफ इशू 24 फरवरी 2023, और उसके नीचे से लाइन लिखनी शुरू। ये रहा कंटेंट, और इसमें यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपको पहले नाम लिखना है, डेजिग्नेशन, फिर सिग्नेचर लिखना है। ये हो गया आपका नया फॉर्मेट। इसमें भी लाइन अंदर की वही जाएंगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बताओगे आप, दैट स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर बताओगे क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इवेंट का नाम लिखोगे यहाँ पे कि वही तुम्हारा इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। फॉर टारगेट ऑडियंस यहाँ पे बताओगे, ऑन में डेट बताओगे, एट में टाइम बताओगे, इन में बताओगे कहाँ पे हो रहा है, प्लेग्राउंड में होगा, ऑडिटोरियम में होगा, कहाँ होगा, कुछ रेलेवेंट डिटेल्स जो भी आपका नोटिस होगा उससे रिलेटेड एक लाइन और फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, ऑथराइजेशन का नेम, डेजिग्नेशन, साइन, खत्म। ये हो गया आपका नया वाला फॉर्मेट। अब हम दोनों ही फॉर्मेट से गाइस एक एक क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ नोटिस राइटिंग, ठीक है। ये रहा सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन, इसको मैं आपको न्यू वाला जो फॉर्मेट है ना उससे जो है एक बार ही सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन को हम ओल्ड फॉर्मेट से भी कर लेंगे, आपका जो मन चाहे आप उससे करना। यू आर जोसेली मैथ्यू द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल
बुक क्लब, स्कूल के बुक क्लब के आप प्रेसिडेंट हो। द क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइव फॉर रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल, बुक नोटबुक्स का रीयूज करने के लिए वो एक ड्राइव मतलब एक एग्जीबिशन हो रही है। ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एड्रेसिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th-12th, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ड्राइव एंड अर्जिंग देम टू कंट्रीब्यूट टू द एंडेवियर। अब गाइज जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना भाई, जरा ना ये तो मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो सैम्पल पेपर में से एक बार चेक कर सकते हो। गाइस नोटिस के क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, सारे आंसर यहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता चल गई अपनी डेजिग्नेशन, आप प्रेसिडेंट हो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता चल गया, स्कूल बुक क्लब, स्कूल गिवन नहीं, आप लिख सकते हो एबीसी पब्लिक स्कूल का बुक क्लब। क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है ये देख लो, ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल इन बुक, ये हमारा इवेंट का नाम हो गया। जगह और डेट तो हम अपने आप अनाउंस कर लेंगे। टारगेट ऑडियंस पता चल गई, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए हो रही है। और ये भी बोला गया, अब आजकल नोटिस में एक आध बात आपको ऐड करनी है खुद से, बोला गया बच्चों को इन्फॉर्म करो कि जब वो इस ड्राइव में हिस्सा लेंगे, यानी कि वो बुक स्टडी मटेरियल यूज़ करने की इस एग्जीबिशन में ड्राइव में हिस्सा लेंगे, तो उससे का क्या फ़ायदा पहुँचेगा। मेंशन हाउ डोनेटेड बुक्स वुड बी अ चैरिटेबल कॉज, तो एक फ़ायदा तो हम बता ही देंगे, डोनेशन करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। भाई हमने जो है सब कुछ ना क्वेश्चन में से देख के लिखना है। नोटिस लिखा हमने, बुक क्लब लिख दिया, स्कूल का नाम गिवन नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, स्कूल का नाम खुद बना दिया। नोटिस एबीसी बुक क्लब एबीसी पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है, यहाँ हमने डेट लिख दी, ये मेरी ना 20 जनवरी लिखा हुआ है, तुम ना ये मेरी पुरानी वाली स्लाइड थी, आप वही डेट लिखना 24 फरवरी 2023, ठीक है। अब बात आती है हमारी वही, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल बुक क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये आ गया आपका स्कूल बुक क्लब के आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक तो करा है। ऑर्गेनाइज अ के बाद ये देख सकते हो आप, ये आ गया गाइस इवेंट, ये आ गया इवेंट, देखो यही हमने देखा था यहाँ क्वेश्चन में, ये गिवन तो है इवेंट का नाम, ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल, हम बस इसको फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, स्टूडेंट्स भी बता रखे हमें कब कहाँ के, 10th और 12th के, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10-12। फिर मैंने बताया था ऑन के बाद आपको लिख दिया डेट आगे की लिखोगे, भाई 24 फरवरी को वो कर रहे थे तो ये हम लिख देंगे 1 मार्च 2023। एट टाइम लिख दिया इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और कभी फुटबॉल मैच का आ जाए ना तो उसको ऑडिटोरियम में मत लिखना, वो प्लेग्राउंड में होगा। फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बुक्स विच में हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स टू स्टडी, यानी कि स्कूल बुक क्लब अनाउंस कर रहा है ये फॉर हेल्पिंग नीडी स्टूडेंट टू स्टडी। और लास्ट में आप लिख दोगे लास्ट में, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर नोबल कॉज, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड जोजली मैथ्यू प्रेसिडेंट बुक क्लब, और एक सिग्नेचर, एंड खत्म। आराम से हमने पढ़ लिया इसको, दैट जो है आपने यहाँ तक तो सेम ही रहा, बस आपको एक लाइन ऐड करनी थी कि कैसे हेल्प में लिखी, तो हमने लिख दिया विच में हेल्प द नीडी स्टूडेंट टू स्टडी, कि जब आप बुक डोनेट करोगे तो नीडी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो उनसे पढ़ पाएंगे। ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉज, कंप्लीटेड गाइस। ओके गाइस, अब ये रहा आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, जो बच्चे ओल्ड फॉर्मेट से लिख रहे हैं ओल्ड फॉर्मेट से लिखने ला, कॉपी में सॉल्व करना इसको, जो न्यू से कर रहे हैं न्यू से करना, ओके। इसको आपको ज़रूर से सॉल्व करना है, इसका एक्सप्लेनेशन जो इसका आंसर है वो मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर सकती हूँ, कम्युनिटी पे भी अपलोड कर सकती हूँ, शायद लाइव आके बता दूँ। क्वेश्चन है, यू आर जिन या फिर जोई द हेड बॉय या फिर गर्ल ऑफ आरबी पब्लिक स्कूल दिल्ली, योर स्कूल इज होस्टिंग अ परफॉर्मिंग आर्ट कॉम्पिटिशन फॉर ऑल, ड्राफ्ट नोटिस इन्वाइटिंग एंट्रीज फॉर वोकल म्यूजिक पेंटिंग एंड डांस कॉम्पिटिशन। ये है आपका होमवर्क। अब जो बच्चे जो है उससे करेंगे ना ओल्ड फॉर्मेट से, उनको वो बनानी होगी हेडिंग बना दोगे आप, क्या बना दोगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्पिटिशन। All the students are hereby informed that Army Public School is going to organize a performing arts competition for students of, हमें यहाँ पे students नहीं लिखा है, कोई क्लास नहीं given, for all students ऑन डेट लिख दोगे कोई सी, फिर उसका टाइम लिख दोगे, ठीक है। फिर जो है आपको इसमें तो एक लाइन और ऐड करना कि इस वाले इवेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होने वाले हैं। कोई डिबेट कंपटीशन आएगा तो आप डिबेट का टॉपिक बता सकते हो, ये एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और आप अपना एक अच्छा सा नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एंड नोटिस गाइज बिना बॉक्स के अधूरा रहता है, तो बॉक्स जरूर बनाना आप लोग नोटिस के क्वेश्चन में, ओके। तो चलो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉब एप्लीकेशन, ओके गाइस। तो अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इनविटेशन राइटिंग। तो भैया 5 नंबर अगर सिक्योर करनी है ना तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना,
क्योंकि ये तो कंपलसरी है इनविटेशन और बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेट बता रही हूँ। शादी का इनविटेशन आ जाए, बर्थडे पार्टी का आ जाए, दुकान की ओपनिंग का आ जाए, एग्जीबिशन का आ जाए, कोई भी इन्विटेशन आ जाए, फॉर्मल आ जाए, इनफॉर्मल आ जाए, सब कुछ हो जाएगा आपकी टिप्स पे। बस सुन लो जो मैं कह रही हूँ, कॉपी में फॉर्मेट बना के देख लेना। जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर पूरे पक्के गारंटी के साथ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बताई हुई एग्जाम्पल से पढ़ लो। इनविटेशन होता क्या है भाई? इनविटेशन तो हमें पता, हमारे घर इतनी शादियों के कार्ड आए हैं, कितनी शादियों गए हैं हम, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के टेस्टी खाना खा के आए हैं। हमारे दोस्त के बर्थडे होते हैं, अभी जो है हम मेरे जो है हम बर्थडे कार्ड आप लोग सेंड करते हो तो बताना एक दूसरे को। वैसे अब आजकल तो हम कॉल करके ही कह देते हैं, बट हाँ बर्थडे के लिए भी इन्विटेशन कार्ड बनाया जाता है कि लिखा जाता है कि जैसे जब आप छोटे थे ना, जब आप 1-2 साल के हो गए, तब जब आपका कोई बर्थडे बनाया होगा तो शायद कार्ड जरूर छपाओ। पूछना अपने घर में कभी कि 1-2 साल वाला जो बर्थडे होता है ना, उसके बड़ी ग्रैंड सी पार्टी होती है, घर में बड़े सारे रिलेटिव बुलाए जाते हैं, तो कई बार उसके लिए कार्ड छपवाते हैं कुछ लोग, या फिर कोई एग्जीबिशन है, कोई ओपनिंग है, इसलिए भैया इनविटेशन लिखा जाता है। एक इनविटेशन होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वाला आप समझ जाओ काफी फॉर्मल वे में बात करी जाती है, इनफॉर्मल वाला भी समझ जाओ, इनफॉर्मल वाले को ऐसे दोस्ती वाली भाषा में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मल इनविटेशन है गाइस, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कार्ड वाला, दूसरा होता है लेटर वाला। कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। कार्ड वाला इसलिए होता है क्योंकि वो बड़ी सारी जनता को भेजना होता है, ठीक है। अभी शादी है, शादी में तुम 1000 जनों को बुला रहे हो तो क्या 1000 जनों को लेटर लिख के भेजोगे? नहीं ना। बर्थडे पार्टी में तुम 50 जनों को बुला रहे हो तो सबको लेटर लिख के भेजोगे? नहीं। 50-60 को बुलाओगे तो कार्ड छपवाना पड़ेगा। 2-3 दोस्तों को बुला रहे हो तो कॉल कर दोगे, ठीक है। तो भाई ये जो इन्विटेशन होता है फॉर्मल वाला, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक कार्ड वाला जो अब आपके सामने है, दूसरा होता है लेटर वाला। जो लेटर वाला फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो ज्यादातर जो है किसी चीफ गेस्ट के रूप में भेजा जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा वो भी ऐसे ही आता है कि आप जो है किसी स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी एक जगह पे कोई फंक्शन हो रहा है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए भेजो इनविटेशन लेटर वाला। भाई चीफ गेस्ट को वही कार्ड नहीं पकड़ा देंगे आप भी आ जाना, नहीं भाई, उन्हें थोड़ी इज्जत देनी होगी कि सर आप जरूर आइए, खुद से हमने टाइम निकाल के आपके लिए लेटर वाला इन्विटेशन लिखा है, लोगों को कार्ड वाला भेजा है, तो इसीलिए लिखा जाता है। तो इन्विटेशन 2 टाइप के, कार्ड वाला, एक लेटर वाला। शादी का है तो कार्ड बनेगा, बर्थडे पार्टी का है तो कार्ड बनेगा, दुकान की ओपनिंग तो कार्ड बनेगी, बट अगर चीफ गेस्ट को बुलाना है तो लेटर बनेगा। तो भाई लेटर हो जो भी हो मैं सब पढ़ा देती हूँ। अभी देखते हैं कार्ड वाला इन्विटेशन। कार्ड वाला इन्विटेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द होस्ट ऑफ द इन्विटेशन। भाई होस्ट कौन है इन्विटेशन का? ये देख लो, एक शादी का कार्ड, ठीक है। ये देखो इस कार्ड में क्या लिखा है? मिसेस रागिनी एंड मिस्टर राम कुमार शर्मा सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर मेघना विद श्याम। सो सन ऑफ श्याम कौन है? सन ऑफ मिसेस पूनम एंड मिस्टर सतीश शर्मा। कब है शादी भाई? ऑन 1 मार्च 2023 आने वाली है, एट 9 PM एट होटल कंट्री इन मेरठ। और ये लिखा है RSVP 55 मॉडल टाउन मेरठ, फोन नंबर कुछ भी लिखा है, ठीक है। अब गाइस ये देखो आप, ये रहा आपके सामने ये कार्ड वाला इनविटेशन। ये इनविटेशन आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है, शादी का है, बर्थडे पार्टी का है, सब बता दूंगी कैसे बनाना है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इनविटेशन, यानी कि कौन जो पार्टी है ना उसका बजट कौन बना, बजट कौन पे करने वाला है। होस्ट ज्यादातर वही होते हैं, जैसे शादी में हो जाते हैं होस्ट जो पार्टी को थ्रो कर रहा है, शादी में भी हो जाते हैं बच्चों के मम्मी पापा, और बर्थडे पार्टी में भी हो जाते हैं बच्चों के मम्मी पापा, क्योंकि वही तो सारा का सारा होस्ट सारा संभाला तो उन्होंने ही करना है ना, सारा का सारा काम देख रेख पार्टी होस्ट वही करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन। अगर कभी कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन हो ना, और स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी आपने देखा होगा कार्ड आता है पेरेंट्स को बुलाने के लिए, तो स्कूल के एनुअल फंक्शन में होस्ट कौन होता है? स्कूल होता है, स्कूल के टीचर, मेंबर, सारे बच्चे, सब हम लोग तब होस्ट बनते हैं। तो मैं स्कूल का एनुअल फंक्शन का भी करवा दूंगी, एग्जाम में वो भी आ सकता है। तो अगर शादी का है, बर्थडे का है, तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन। होस्ट का नाम कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप मिस्टर ये हो, आपकी बेटी की शादी है, कार्ड बनाओ, ठीक है। तो आप लिख दोगे। नेम नहीं गिवन होगा तो खुद से बना के लिखना। तो नेम ऑफ द होस्ट गिवन है हमें मिसेज रागिनी एंड मिस्टर रामकुमार शर्मा। उस होस्ट लिखने के बाद आता है गाइस एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ मैंने आपको 3 की चॉइस दी। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रट लो दिमाग में, यही लिखोगे, चाहे बर्थडे का है, चाहे पार्टी का है, या फिर शादी पार्टी का है, कोई भी पार्टी का है, एग्जीबिशन का है, या फिर एनुअल फंक्शन का ही क्यों ना, इनमें से 3 में से एक लर्न कर लो। मैंने यहाँ लिखा है
कौन सा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन? सोलिसिस योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, आप लोग कोई भी कर सकते हो, कॉर्डिलरी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, रिक्वेस्ट योर बेनिजन प्रेजेंट, इनवाइट यू टू ज्वाइन, या फिर कॉर्डिली इनवाइट यू टू। मुझे ये वाला सबसे आसान लगता है, कॉर्डिली इनवाइट यू टू, ये किसी में भी लिख सकते हो, एनुअल फंक्शन वाले में भी कि स्कूल वाले बुला रहे हैं कॉर्डिली इनवाइट यू टू, बर्थडे पार्टी में भी, किसी में भी ये लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चारों की चॉइस है, ये पढ़ लो, कॉर्डिलरी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सोलिसिस द योर ग्रेशियस प्रेजेंट, रिक्वेस्ट योर बेनिजन प्रेजेंस, कोई भी चार में से एक लर्न कर लो। यहाँ पे मैंने लिखा है मिसेस रागिनी एंड मिस्टर राम कुमार शर्मा सोलिसिस योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, उसके बाद ओकेजन मेंशन करना होगा, मैरिज किसकी है फिर बताना पड़ेगा, ठीक है, पर्पस ऑफ द ओकेजन। तो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के बाद आएगा पर्पस ऑफ द ओकेजन, पर्पस ऑफ द ओकेजन हमने बता दिया मैरिज है। उसके बाद नेम ऑफ ऑनरी कि भाई मैरिज है तो किसकी मैरिज हो रही है, तो हमने लिखा मैरिज ऑफ देयर डॉटर मेघना विद श्याम, ठीक है, मेघना की शादी हो रही है श्याम से। फिर श्याम के पेरेंट्स का नाम बताना पड़ेगा हमें, सन ऑफ मिसेस पूनम एंड मिस्टर सतीश, जो गिवन नहीं होगा खुद से बना के लिख देना। यहाँ पे आपका 3 जो है चीजें मिल गई, आज नंबर मिलने शुरू हो गए तुम्हें, नेम ऑफ द होस्ट दिख गया, नंबर मिल गए, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिल गया, नंबर मिल गए, पर्पस ऑफ ओकेजन शादी मेंशन कर दी, नंबर मिल गए, नेम ऑफ ऑनरी पता चल गया भाई किसकी शादी हो रही है, पता चल गया, उनके पेरेंट्स का नाम भी बता दिया। अब आता है ये डे डेट टाइम इवेंट, भाई हमारे को तो इसी पे सबसे ज्यादा फोकस है, किस दिन शादी है, कहाँ पे खाना खाने जाना है, किस समय पे, ठीक है। तो फिर आता है डे डेट टाइम, तो आप लिखोगे डे पहले, ऑन 1 मार्च 2023 एट 9 PM आपने लिख दिया एट होटल कंट्रीन, तो आप डे भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अब जो है आपका इनविटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस साइड में लास्ट में लिखना होता है रिस्पोंडे सिल्वू प्ले, वेन्यू का ना पूरा एड्रेस लिखना होता है। तो ये जैसे मैंने होटल कंट्री लिखा है, आगे 55 2 ऐसे कुछ लगा सकते हो, या इतना भी लिख दोगे बहुत है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपका लास्ट में ये पूरा का पूरा इनविटेशन ना सेंटर अलाइन चलता है, बीचों बीच में चलता है, एक बॉक्स बनाओ और उसके बीच बीच में लिखो। फिर ये जो लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट अलाइन करके लेफ्ट करने पे क्या लिखना होता है, ऐसे RSVP, इसका मतलब होता है रिस्पोंडे सिल्वू प्ले। ये इसलिए होता है कि बाई चांस किसी को कोई पूछना हो कि अच्छा कोई बातचीत करनी है होस्ट से, या उसको कहना है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, या कोई भी बात करनी है, तो उसके लिए उनका रेफरेंस हो, नंबर होना चाहिए। तो RSVP लिखना होता है और उसके नीचे टेलीफोन नंबर और होस्ट का एड्रेस, यानी कि ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है रागिनी और राम कुमार शर्मा जी का। RSVP 55 मॉडल टाउन मेरठ, फोन नंबर कुछ भी मेंशन कर देना, 99 और क्रॉस लगा देना, या ऐसे कुछ मनगढ़ंत सा नंबर बना देना। तो ये बन गया आपका इनविटेशन, समझ में आ गया। अभी नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, पर्पस ऑफ ओकेजन, ऑनरी का नाम, डे डेट टाइम वेन्यू, RSVP कोने में लेफ्ट अलाइन, बाकी सब बीच में चलेगा, बीच में ऐसा बॉक्स सा कर देना जिससे कार्ड लगे। बॉक्स इसलिए क्योंकि कार्ड तो तभी लगेगा जब बॉक्स बनाओगे। अब ये रहा एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन, नेम ऑफ द, ये मैंने अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन बना रखा है, पिछले साल भी बनाया था। तो नेम ऑफ द होस्ट कौन होगा, मैंने यहाँ कर दिया मिसेज एंड मिस्टर सहानी। मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड फेवरेट एक्सप्रेशन कौन सा है, कॉर्डियली इनवाइट यू टू, तो लिख दिया कॉर्डियली इनवाइट यू टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। फिर आएगा नेम ऑफ ऑनरी, वो कौन हूं, मैं होंगी, ठीक है। बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर सिमरन, एट क्या लिख दिया मैंने, जगह लिखनी है, कौन सी जगह पे हो रहा है, तो मैंने लिखा पर्पल कैफे हॉल 21 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली एट 5 PM ऑन 14 फरवरी जो है 20XX। कोई भी आप ईयर लिख सकते हो, आप लिखना है यहाँ 24 फरवरी 20XX या 28 फरवरी 20XX, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ कोने में रिस्पोंडे सिल्वू प्ले आप लिख दोगे, कोई भी नंबर कोई भी एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो। ये अभी अधूरा है, मैंने RSVP नहीं लिखा है, आपको RSVP भी लिखना है, चाहे बर्थडे का है चाहे कोई भी RSVP लिख देना, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ये हुआ हमारा एनुअल फंक्शन का, ठीक है। यहाँ आया नेम ऑफ द होस्ट, एनुअल फंक्शन के आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। नेम ऑफ द होस्ट होता है एनुअल फंक्शन में प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, खाली प्रिंसिपल सर नहीं है स्कूल के, वो जो है स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, हम हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल सब मिलकर स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे नेम ऑफ द होस्ट में द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। फिर आप लिखोगे जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी कि स्कूल का नाम, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर। फिर एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है सोलिसिस द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, क्योंकि ये CBSE स्टडी मटेरियल का मैंने क्वेश्चन लिया है, आप कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, ऐसे फोंट को भी बदल सकते हो कि एनुअल फंक्शन थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, जैसे जिसकी शादी होती है उसका नाम बड़ा करके लिखते हैं।
ऑफ देयर स्कूल एट में आपने टाइम डाल देना है 11 AM ऑन सैटरडे 15 नवंबर 20XX। आप ना फरवरी डालना, मंथ या मार्च डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डॉक्टर MM जोशी, जब भी कोई ऐसा होता है ना एनुअल फंक्शन, तो कई बार हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, कोई चीफ गेस्ट को। डॉक्टर MM जोशी HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव द प्राइजेस टू स्टूडेंट। RSVP में प्रिंसिपल न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, फोन नंबर फिक्चर्स बना दिया। तो ये हो गया आपका स्कूल के लिए एनुअल फंक्शन के लिए। नेम ऑफ द होस्ट बता दिया, कौन होगा, पूरा स्कूल, उनका स्टाफ। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया, ओकेजन बता दिया, डेट टाइम बता दिया। एनुअल फंक्शन में जो है चीफ गेस्ट के बारे में भी ज़रूर बता देते हैं। फिर आ जाएगा आपका जो है RSVP, प्रिंसिपल न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर, फ़ोन नंबर। हो गया आपके ये फॉर्मल इनविटेशन तैयार। अब इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये आप हर एक में यूज़ कर सकते हैं। बर्थडे का है, शादी पार्टी का है, वो एनुअल फंक्शन का यही वाला रहेगा, ठीक है। ये चेक कर लो, मिसेज एंड मिस्टर लिखोगे, माता पिता का नाम। कॉर्डली इन्वाइट्स योर ग्रेशियस प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ, शादी हुई तो शादी, बर्थडे हुआ तो बर्थडे, हाउस वार्मिंग पार्टी तो हाउस वार्मिंग पार्टी, कोई फंक्शन हुआ तो कोई भी फंक्शन। ऑन में आप लिखोगे, कोई डे लिखोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डेट लिखोगे, कोई टाइम लिखोगे, वेन्यू लिख दोगे, कोई होटल का नाम, कोई कैफे लिख देना, ऐसे करके। रिस्पॉन्डे सिल्वू प्ले, शादी होगी तो ऐसे बैंक्वेट हॉल लिख सकते हो। RSVP नेम, फोन नंबर, ठीक है। RSVP नीचे एड्रेस और फोन नंबर, ठीक है। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर शादी का हो लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं गाइस नेक्स्ट टाइप के इनविटेशन पे, जो होता है हमारा लेटर वाला इनविटेशन, जो चीफ गेस्ट को दिया जाता है। बहुत सिंपल होता है ये, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में ना इसके आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इन्विटेशन चाहे किसी के लिए भी आ जाए, अगर फॉर्मल लेटर टाइप आपको आ जाए कि आप ड्राफ्ट करो लेटर टाइप इन्विटेशन, तो यू कैन डू चेक दिस फॉर्मेट, ठीक है। ज़्यादातर ना यही आता है कि आपको किसी स्कूल के आप जो है एनुअल फंक्शन हो रहा है और किसी चीफ गेस्ट को आपको बुलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेंडर का एड्रेस, ठीक है। सेंडर के एड्रेस के बाद आएगा डेट, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। फिर आएगा रिसीवर का एड्रेस, यानी कि किस चीफ गेस्ट को आपको बुलाना है ना उनका, जैसे कि आप किसी मिनिस्टर को बुला रहे हो, जैसे आप किसी डॉक्टर को बुला रहे हो, जैसे आप किसी जो है किसी नॉन पर्सनैलिटी को बुला रहे हो, तो उनका एड्रेस हो जाएगा। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इन्विटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, ऐसे करके रिस्पेक्टेड सर या मैम, और ये बॉडी इसकी याद कर लो, यही लिख देना। अभी इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करवा दूंगी। इट इज़ इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट। देखो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये आप प्रॉपर हर जगह यूज़ कर पाओगे। इट इज़ विद इमेंस प्राइड आप लिखोगे, हम बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं, दैट वी विश टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्या आप आगे लिखोगे, ओकेजन। एनुअल फंक्शन में बुलाना चाहते हो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट में बुलाना चाहते हो स्पोर्ट्स मीट। कोई अगर कैंप है ना, जैसे कहीं कोई कैंप है, आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो, आपके यहाँ कोई कैंप हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें आपने किसी को बुलाया है, किसी बहुत नोन डॉक्टर को, कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप वो लिख दोगे, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट जो है ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर वी विश टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन। ऑन कोई डेट लिखोगे, फ्रॉम टाइम लिखोगे, इन आर जो भी आपकी जगह पे हो रहा है, स्कूल में हो रहा था स्कूल में, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा था स्कूल के ऑडिटोरियम में, ठीक है। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। तो ये जो फॉर्मेट है ना, आपको किसी चीफ गेस्ट को किसी भी जगह पे बुलाना है, स्कूल में बुलाना है या किसी और फंक्शन में बुलाना है, हर एक में काम आएगा। आपको ओकेजन देख के लिख देना, टाइमिंग लिख देना है, वेन्यू लिख देना है। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। और फिर उनको लिखते हैं काइंडली कंसर्न टू प्रिसाइड ओवर इन अबव सेट प्रोग्राम। प्लीज़ हमें कंसर्न बता देना कि आप ज़रूर आ रहे हैं या नहीं। फिर योर सिंसियरली सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा इनविटेशन फॉर्मल लेटर फॉर्मेट वाला, ठीक है। एक इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा आपको और चीज़ें भी बताई हैं जो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो। ओके गाइस, अब आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसमें एनुअल फंक्शन होने वाला है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहते हैं चीफ गेस्ट, ठीक है। मैंने बना दिया है पूरा आंसर इसका। हमने पहले सेंट्रलाइज एड्रेस लिखेंगे, मैंने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल, तो हमने लिख दिया आर्मी पब्लिक स्कूल साकेत लखनऊ। कुछ भी नहीं गिवन होगा, खुद से बना देंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे 24 फरवरी 2023, और फिर लिख देंगे हम जो है एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो हमने बता दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई भी नाम आप लिख सकते हो, जैसे आपने मिस्टर श्याम सिंह लिख दिया, और कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें गिवन है, मैंने खुद से नहीं लिखा है। सिविल लाइंस लखनऊ, चीफ गेस्ट जो भी बुलाने होते हैं उनका नाम गिवन होता है,
ठीक है। सब्जेक्ट लिखोगे इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, सब एक एक लाइन ही लीव होंगी हर एक में, अगर यहाँ पे आपको थोड़ी लाइन का गैप लग रहा है तो वो बस स्लाइड में हुआ, हर एक के बाद एक लाइन लीव होगी। सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर एनुअल फंक्शन, इनविटेशन स्पोर्ट्स मीट का हुआ, इनविटेशन फॉर स्पोर्ट्स मीट, जो इनविटेशन फॉर लिखना और आगे जो भी ओकेजन होगा वो लिख देना, एक लाइन लीव करके सर, ठीक है। अब वही लिखोगे आप, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट वी विश टू सेलिब्रेट 29th एनुअल फंक्शन ऑन, ठीक है, अपने स्कूल का 29th एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, या थोड़ा एनुअल फंक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑन 25 मार्च 2023, डेट बता दी, फ्रॉम 9 AM 9 बजे से एट द स्कूल प्ले ग्राउंड, ठीक है, स्कूल में ही हो रहा है, पता चलना चाहिए चीफ गेस्ट को कि भाई आना कहाँ है। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन बाय प्रिसाइडिंग ओवर द फंक्शन एज चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस, खत्म बात, ठीक है। और ये लास्ट लाइन मैंने इसमें आपको एक्स्ट्रा दी है, ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, जो पहले बताई थी तो पहले वाली भी लिख सकते हो। सोलिसिटिंग अ लाइन इन रिप्लाई और एन ईमेल एट armypublicschool@gmail.com, कि या तो आप रिप्लाई कर दो लेटर लिख के हमें, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ये वाली भी लिख सकते हो, काइंडली कंसर्न टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेट प्रोग्राम, उनका अपनी जिम्मेवारी, वो कुछ ना कुछ तरीके से तो रिप्लाई करेंगे ही, चाहो तो आप ये ईमेल वाली भी लिख सकते हो। योर सिंसियरली, अब प्रिंसिपल की तरफ से लेटर ही गया होगा ऑब्वियसली, आर्मी पब्लिक स्कूल। अगर आपको आया हो, आप हेड बॉय हेड गर्ल हो, या आप कोई काउंसिलर हो, या आप कोई ऐसे टीचर हो, आपकी तरफ से भेजने को बोला है तो आप वो लिख दोगे, कोई नहीं बोला होगा तो आप प्रिंसिपल की तरफ से लिख देना, ठीक है। ओके गाइस, तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इनफॉर्मल इनविटेशन। तो फॉर्मल वाला जो समझ में आ गया ना भाई, शादी का आए, बर्थडे पार्टी का आए, एनुअल फंक्शन का आए, कार्ड वाला आए तो कार्ड वाला बता दिया, चीफ गेस्ट को भेजना हो तो इट इज विद इमेंस प्राइड वाला भी बता दिया है। तो अब क्या कंफ्यूजन रहेगी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, एग्जाम में जैसा आएगा ना क्वेश्चन में वो करके आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्ड वाला इजी लग रहा होगा, कार्ड वाला कर देना, इनफॉर्मल गिवन होगा, इनफॉर्मल कर देना। चलो भाई अब देखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। नाम सुन के ही पता चल रहा है भाई, दोस्त रिश्तेदारों को, अच्छे बड़े प्रिय लोगों को भेजना होता है अपने, तो इनफॉर्मल टोन में बात। इनफॉर्मल टोन में बात मतलब होते हैं यहाँ पे आई, मी, यू, ऐसे ही शी वाले शब्द जो है आप यूज कर सकते हो, कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू, जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इस तरीके के वर्ड आप लिख सकते हो, आई, मी, यू। वरना जो है फॉर्मल वाले में हम नहीं लिख पाते। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉलो द ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर पैटर्न। दीज लेटर इन्विटेशन आर रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नोन पर्सन। रिलेटिव, फ्रेंड, नोन पर्सन को लिखा जाता है, इसमें फर्स्ट पर्सन यूज कर लिया जाता है। बट गाइज इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखते, ना ही हम कोई रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। अब भाई हमारे दोस्त को तो उसका घर पता ही होगा, हमारे रिश्तेदार को तो उसका घर पता ही होगा, तो हम रिसीवर एड्रेस क्यों लिखे। तो हम लोग लिखते हैं सिर्फ सेंडर का एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस लिख देते हैं इसके अंदर, और एक सेंडर का एड्रेस लर्न कर लेना। जैसे मेरा एड्रेस है 2867, और मैंने इसको क्या बना देती हूँ, मॉडल टाउन दिल्ली। मैंने अपना ये सेंडर एड्रेस सोच रखा है, कोई भी क्वेश्चन में फिक्स सेंडर एड्रेस बनाना होगा मैं तो ऐसे बना दूंगी। तो भाई सेंडर एड्रेस लिख दिया आपने कोई भी, उसके बाद आप डेट लिखोगे, आपने लिख दिया 24 फरवरी 2023। डियर करके नाम लिख दोगे, डियर अंकुश, डियर खुशी, डियर कोई भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिख करके आपकी बॉडी जाएगी, यानी कि आप अपने दोस्त, प्रिय भाई बंधु जिसको भी बुला रहे हो, आप लिखोगे आई एम। ये ना किसी में भी यूज कर लेना, बर्थडे पार्टी का आए, कोई भी आए, चाहे कोई प्राइज जीतने पे भी आए ना, और कहो कि आपने पार्टी करो, आपने कोई प्राइज जीता, किसी पार्टी का इन्विटेशन आपको करना हो कि भाई आपने कोई अचीवमेंट जीती है, आप कोई चीज अचीव करो, उसके लिए किसी में भी ये लिख देना बस, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इनवाइट यू टू द, और यहाँ पे लिख दोगे नेम ऑफ ओकेजन, ऑन लिख दोगे डेट, एट लिख दोगे टाइम, एंड देन लिखोगे वेन्यू। काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन, योर्स अफेक्शनेटली नेम ऑफ द सेंडर। जैसे मैंने लिखा है तो मैं अपना नाम लिख दूंगी, पर मैं अपना नाम नहीं लिख सकती, तो मैं कोई फिक्शियस नेम लिख दूंगी। मैं यहाँ लिख दूंगी मेघना, बस मैं कोई फिक्शियस नाम लिख दूंगी। तो एक नाम जरूर याद कर लो, ऐसे एकदम से ना एग्जाम में याद नहीं आता है। तो इसी वाले इनविटेशन को एक शादी का इनविटेशन बना देते हैं कि आई एम मेघना और मेरी बहन की शादी है, मैं अपनी दोस्त को बुलाना चाहती हूँ, मेरी दोस्त का नाम है तानिया, ठीक है। तो चलो बना देते हैं। मैंने अपना सेंडर एड्रेस बना दिया 286/7 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, मैंने लिख दिया। एक लाइन लीव करके मैंने डेट लिख दी 24 फरवरी 2023। डियर, मैंने नाम क्या बताया अभी फ्रेंड का आप लोगों को, हाँ तान्या, मैंने लिख दिया डियर तान्या, ठीक है। फिल करते रहो, मेरी तरह ऐसे नहीं करना, आपको अच्छे से करना है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली
हैप्पी टू इनवाइट यू टू माई सिस्टर्स वेडिंग, ठीक है। नेम ऑफ ओकेजन पूरा हो गया। नेम ऑफ ओकेजन नहीं लिखना, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन में गिवन होगा क्या ओकेजन है, बर्थडे हो तो बर्थडे, शादी होगी तो शादी। ऑन के आगे डेट लिख दोगे, भाई 24 फरवरी को इन्वाइट करो, कम से कम 10-15 दिन बाद तो शादी होगी, तो मैंने लिख दिया ऑन 15 मार्च 2023 एट 9 PM, शादी रात को होती है। एट वेन्यू लिख देंगे फिर हम, ठीक है। वेन्यू लिख देंगे हम ग्रैंड पैलेस, ठीक है। कोई भी शादी जगह ऐसी होती है ना, ग्रैंड पैलेस, ये पैलेस वो पैलेस, वो लिख दो। काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन, योर्स अफेक्शनेटली, नेम ऑफ द सेंडर। मैं कौन थी, मेघना थी, मैं लिख दूंगी गाइस। तो ऐसा आप कोई भी भर सकते हो। अगर आपको आ जाए कि भाई तुम वही हो मेघना और तुम्हें जो है अपने बर्थडे में बुलाना है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। ऑन डेट वेन्यू लिख देना एट माई हाउस या एट पर्पल कैफे हॉल पे तुम अपनी पार्टी कर रहे हो। काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन। सिंपल गाइस। इनफॉर्मल इनविटेशन तो बहुत ही आसान है, आप ये वाली लाइन से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ गाइस कि आप लोगों को रिप्लाईज कैसे करनी है। ओके गाइस, तो अब आपने इनफॉर्मल इन्विटेशन देख लिया, अब इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस देख लेते हैं कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं हम इन्विटेशन को। एक्सेप्ट करने के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का। सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, डियर, और आगे आप नाम लिख दोगे, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको बुलाया गया किसी भी फंक्शन में, तो ये वाला फॉर्मेट सब में चल जाएगा। किसका फॉर्मेट है ये इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट है। ओके, सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, कोई भी फिक्शियस एड्रेस, डेट, डियर। जैसे मैं अब रिप्लाई कर रही हूँ, मैं तानिया की तरफ से रिप्लाई करूंगी तो मैं लिख दूंगी डियर मेघना, हमारा वही वाला एग्जाम्पल आप याद रखो। मैं ऐसे कहूंगी आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट, बता दूंगी आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द ओकेजन। और फिर आपको पूरा ओकेजन बताना पड़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर सिस्टर्स वेडिंग। फिर डेट बता दोगे आप, मैंने 15 मार्च कही थी, डेट फिल कर दोगे एट 9 PM। वेन्यू बता दोगे एट ग्रैंड पैलेस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जॉइन यू ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। तो भाई पूरा का पूरा ये कोई भी चीज़ आ जाए उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोबारा देख लो, आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट, रीज़न बता दोगे, आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट योर सिस्टर्स वेडिंग, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द ओकेजन ऑफ योर सिस्टर्स वेडिंग, ऑन डेट, एट, टाइम लिख दोगे, वेन्यू लिख दोगे, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जॉइन। आंसर करोगे, पहले तो ऐसे बता दोगे बड़ी खुशी हुई आपकी दीदी की शादी हो रही है, तो आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट योर सिस्टर्स वेडिंग। अगर बर्थडे आया तो नहीं लिखना, अगर कोई अचीवमेंट होती है, जैसे आपको आएगा कि आपके दोस्त ने कोई अचीव करी है, कोई उसको कुछ अचीवमेंट मिली है, वो इसके लिए पार्टी रख रहे हैं, तो आई एम रियली ग्लैड टू नो अबाउट योर अचीवमेंट, बस ऐसे लिख सकते हो। और फिर आप लिख दोगे थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द ओकेजन का नाम, डेट, वेन्यू, टाइम, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड जॉइन यू ऑन दिस ओकेजन, योर्स अफेक्शनेटली। नेम क्या होगा मेरा, तानिया हो जाएगा, मैं तानिया बन के रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं आ पाऊंगी पार्टी में, अगर मैं मना करूंगी गाइस, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर सेम, आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट, रीजन बता दोगे पार्टी का, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द ओकेजन ऑफ, बता दोगे, डेट बता दोगे, टाइम बता दोगे। अब रिग्रेट करोगे कि सॉरी नहीं आ पाऊंगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, I would have really loved to be a part of it, but I regret I shall not be able to join you on this occasion। और कोई रीज़न बता देना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देख लिए फॉर्मल इनफॉर्मल जो है एक्सेप्टेंस के, रिप्लाईज के, इन्विटेशन के। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉब एप्लीकेशन। वैसे तो जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर के साथ आने वाला है आपके एग्जाम में, और आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू गाइस कि जॉब एप्लीकेशन जो है, आप इसको मुश्किल मत समझना। अगर ऐसा हो सकता है कि लेटर टू एडिटर आपको मुश्किल लग रहा हो, तो जॉब एप्लीकेशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें बस एक कवर लेटर बनाना होता है और रेज्यूम, बायोडेटा बनाना होता है, जिसका फॉर्मेट हर एक क्वेश्चन में सेम रहता है। तो कंपैरेटिवली मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे को तो जॉब लेटर थोड़ा आसान लगता है। आप लोगों को दोनों ही प्रिपेयर करने चाहिए। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगे कि अच्छा ठीक है ये आसानी से सॉल्व हो रहा है, वो आपको सॉल्व कर देना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। मैं सिंपल फॉर्मेट बता रही हूँ गाइस, आपको लाइंस बता दूंगी, वो लर्न करके फिल इन द ब्लैंक वही टेक्निक क्वेश्चन में से देख के आप कर सकते हो, और जो कुछ आप लोगों को हिंट बॉक्स में से देख के लिखना है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। और जॉब एप्लीकेशन आपको ना बहुत आसान लगने लगेगा, तब शायद लेटर टू एडिटर से भी ज़्यादा अच्छा लगे आपको, तो फिर आपकी जो मर्जी होगी वो आप लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं जॉब एप्लीकेशन का प्रॉपर फॉर्मेट। सेंडर्स एड्रेस, डेट बिल्कुल सेम ना, फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट है। तो मैंने कि
फॉर्मेट में तो कुछ चेंज है नहीं, जैसे लेटर टू एडिटर का पढ़ा हुआ है वैसे ही फॉर्मेट है इसका, कवर लेटर का, फिर बायोडेटा बनाना है, सिंपल। ओके तो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी बहुत आसान सा होता है गाइस। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखोगे, और सेंडर एड्रेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन वाला ही लिखना होता है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करके आपको डेट लिखनी है, डेट उसी फॉर्मेट में लिखोगे जो मैंने बताया है, पूरा का पूरा, जैसे 24 फरवरी की पूरी स्पेलिंग लिखोगे आप 24 फरवरी 2023। आपको ऐसे नहीं लिखनी है डेट, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी आपको डेट लिखनी है 24 फरवरी 2023। लाइव चैट में आप लोग मुझे करेक्ट फॉर्मेट प्लीज बता दो डेट लिखने का, ठीक है। अब डेट के बाद आता है आपका डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन कैसे पता चलेगी, देखो कई बार तो क्वेश्चन में ही गिवन होगी आपको, जैसे जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है उसमें हमें डेजिग्नेशन जो है प्रॉपर गिवन है कि आपको जो HR है ना वहाँ के उनको भेजना है, तो आप जो है क्वेश्चन में से देख के लिख देना। बाई चांस क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अगर किसी फर्म के लिए हो, कोई भी फर्म हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, कोई भी कंपनी टाइप हो, तो वहाँ पे द HR मैनेजर और उस कंपनी का एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको जो है नहीं गिवन हो, कोई कंपनी ना हो, स्कूल हो, तो आप लिख सकते हो द प्रिंसिपल और उस स्कूल का नाम ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये डिजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर है, ये कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप लिख दोगे ऐसे द HR मैनेजर, वो जो कंपनी होगी, जैसे आपने कोई कंपनी बता दी जैसे सहानी प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे आपने कोई सिटी नेम लिख दिया, आपने जो है लिख दिया द HR मैनेजर, और कोई कंपनी बना दी डैश एंड को, कोई भी एक कंपनी बना दी, और आपने नीचे एक सिटी का नाम लिख दिया। तो अगर कोई कंपनी के लिए आ रहा हो, ठीक है, कि आपको किसी कंपनी में जाके यू वांट टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो आप द HR मैनेजर और कंपनी का नाम कोई बना के क्वेश्चन में लिख क्वेश्चन वाला, और नीचे सिटी नेम लिख के उसका एड्रेस बना सकते हो। नहीं, और अगर स्कूल आए तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सिटी, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो क्वेश्चन वाला। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लाइन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और ये ऐसे डैश लगेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और डैश में क्या लिख देना है, जो भी पोस्ट मेंशन होगी ना वो इस डैश में भर देनी है। जैसे पोस्ट टीचर का, इंग्लिश टीचर का तो इंग्लिश टीचर, जो भी पोस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी वो पोस्ट आपको लिख देनी है। फिर एक लाइन लीव करके आप सैल्यूटेशन लिखोगे, सर या फिर मैम। अगर आपको जो है, अगर जो सेंडर गिवन है ना, जो रिसीवर आपको गिवन है, सॉरी, जैसे HR मैनेजर में गर्ल का नाम लिखा है तो यहाँ मैम लिखना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लिखा है गर्ल कौन है, उनका जो HR मैनेजर है उनका नाम मेघना है और आप यहाँ पे सर लिख दो, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखना। तो अब देखते हैं हम आप कैसे लिखोगे। जैसे मैंने आपको लेटर टू एडिटर में एक पूरी लाइन्स लर्न करवाई, अब आप ये लाइन लर्न कर लो। कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसे स्टार्ट करना है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, और कोई एक न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे। अगर हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने इस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है, आपको एक अपना क्वेश्चन पेपर में एक न्यूज़पेपर की फोटो बनाई आएगी एडवर्टाइजमेंट की, और आपको कहा जाएगा इसमें जॉब गिवन है, आप उसकी डिटेल्स पढ़ लोगे। तो न्यूज़पेपर का नाम गिवन होगा तो गिवन लिखना, कई बार ना देते नहीं है तो हम खुद से लिख देंगे, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे। डेट लिखनी है फिर आपको। अब डेट आप ये ध्यान रखना कि जो आपने ऊपर डेट लिखी है ना, ठीक है, उससे पहले की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि गाइस ये आप उस दिन की डेट डालियो जिस दिन आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था। अब जब आपने सोचो कि आज एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप 2-3 दिन बाद ही तो सोच के लेटर लिखोगे। तो जैसे अगर आपने ऊपर 24 फरवरी डाली है तो एडवर्टाइजमेंट देखने की डेट डालना 20 फरवरी, 18 फरवरी की 3-4 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट मैंने आपका देखा था और अब आप 24 फरवरी को ड्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ वाली डेट जो है, जो आपने ये ऊपर डेट डाली है, उससे पहले की डेट यहाँ एडवर्टाइजमेंट में लिखना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर डेटेड, कि इस दिन पे मैंने न्यूज़पेपर में ये वाला इश्तिहार देखा था, तो उस वाली डेट को लिखना है आपको। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि पुरानी डेट आपको क्यों मेंशन करनी है। कि आपने सपोज करो 24 तारीख को अगर आप लिख रहे हो अपना लेटर, तो आपने 20 तारीख को कम से कम पढ़ा होगा, 19 को पढ़ा होगा, 18 को पढ़ा होगा, तब जाके आपने सोचा चलो भैया यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो आप लिखोगे इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर डेटेड, डेट लिख देना है पूरा, डेट मंथ ईयर के साथ, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब पोस्ट जो भी होगी, इंग्लिश टीचर, सोशियोलॉजी टीचर, साइकोलॉजी टीचर, काउंसलर, अकाउंटेंट, और जो है असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो भी पोस्ट होगी वो आपको
क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे, क्वेश्चन में पोस्ट तो 100% गिवन होगी। आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आपको ये लिखना है। फिर एक लाइन लीव करके आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पहली लाइन लिखोगे आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो भी पोस्ट के लिए आपने जो है इश्तिहार डाला है, एडवर्टाइजमेंट डाला है, उसकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम हाईली क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा कि आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में डिटेल्स दे देते हो। जैसे कि अगर आपको आया है एडवर्टाइजमेंट की इंग्लिश टीचर के लिए, आपको जो है पोस्ट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट से देखकर अपना जॉब लेटर लिख रहे हो, तो आप यहीं पे बता दोगे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, आई हैव डन BA एंड MA इन इंग्लिश, और कोई यूनिवर्सिटी लिख दोगे इन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कि भाई जब वो जो HR मैनेजर है या जो प्रिंसिपल हो गए, वो आपका जब ये कवर लेटर पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए कि भाई हमको जिस पोस्ट के लिए जो इंसान चाहिए उसके जो है ये क्वालिफिकेशन है। जैसे कि इंग्लिश टीचर है तो उन्होंने MA BA कर रखा है इंग्लिश में, तो इट्स गुड। ठीक है, तो यहीं पे आपको मेंशन कर देना आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आई हैव कंप्लीटेड माई, और आपको लिख देना है BA एंड MA इन इंग्लिश फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी। अब आप नेक्स्ट लिखोगे, अगर गाइस कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऊपर गिवन हो कि आप प्रेजेंटली किसी फर्म में काम कर रहे हो, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो। नहीं भी आपको गिवन होगा ना तो भी आप ये लाइन लिख देना, काफ़ी इलेबोरेटेड लगेगा जॉब लेटर। आप लिख सकते हो आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ पोस्ट फॉर फर्म नेम आपको लिखना है, यानी कि आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर फॉर, आप एक स्कूल का नाम लिख देना, फॉर ABC पब्लिक स्कूल, कि अभी मैं स्कूल में काम कर रही हूँ। आई हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एट फर्म्स नेम, फर्म्स नेम मतलब स्कूल होगा तो स्कूल लिख दोगे, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एट ABC पब्लिक स्कूल। तो ये आपको मैं चॉइसेस दे रही हूँ कि आप ऐसे लिखोगे, इतना सुंदर लगेगा आपका लेटर, यानी कि इलेबोरेटेड जो वोकैबुलरी यूज करनी है एवरीथिंग विल बी देयर। तो आप लिखोगे आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आई हैव कंप्लीटेड माई BA and MA in English from Delhi University. I am presently working as English teacher for ABC पब्लिक स्कूल, आई हैव 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एट ABC पब्लिक स्कूल, की भाई 3 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। अब हमें उनका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए उन्हें कहना है, तो फिर हम कहेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर इंस्टीट्यूशन टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए मुझे आपका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है। ये भी तो बताना पड़ेगा कि आप जॉब कर रहे हो तो क्यों करना चाहते हो यहाँ पे जॉब, अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर मुझे चांस मिला तो आई अश्योर यू दैट आई शेल वर्क विद utmost sincerity dedication up to your satisfaction। ये लाइन लर्न कर लो पूरी की पूरी, ये 4 लाइन आप लर्न कर लो। एग्जाम में ये आपको ऐसे ही लिख देनी है, बस यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बतानी है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अगर सोशोलॉजी टीचर आए तो सोशोलॉजी हो जाएगा, अगर काउंसिलर आएगा तो साइकोलॉजी मेंशन कर सकते हो, जो भी। अगर सेल्स मैनेजर आए तो आपको उस हिसाब की क्वालिफिकेशन डालनी होगी यहाँ पे। ठीक है, आई अश्योर यू कि मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा, ये आपको लिखनी है। बस एक चीज़ और करनी है आपको, ये जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है, अब की बार आपने सैम्पल पेपर का क्वेश्चन अभी आपको ट्राई करूँगी, अब की बार सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में 3-4 स्ट्रेंथ बता रखी हैं कि भाई जो इंसान को वो जॉब देना चाहते हैं उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वही सब क्वालिफिकेशन हम पैराग्राफ नंबर 2 में भी ऐड कर देंगे। अगर वहाँ गिवन है कि आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप कहना आई एम केपेबल ऑफ दिस क्वालिफिकेशन, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जो इस वाले सेकेंड पैराग्राफ में। वैसे तो आपका वर्क डन है, इतना आप लिख दो कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट फिर भी आप लोगों को सिर्फ यहीं पे नहीं लीव करना है। जो आपको डब्बा मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उसमें आपको स्ट्रेंथ वीकनेस गिवन होगी कि क्या क्या उन्हें वो लिखा होगा कि ये चाहते हैं हम अपने एम्प्लॉय से। तो वो 3 बातें आप यहाँ पे मेंशन कर देना सेकेंड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा, यही जो मैं आपको बता रही हूँ सेम आप लिख सकते हो। विद दिस लेटर आई एम एनक्लोजिंग माई ब्रीफ बायोडेटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई मार्कशीट्स फॉर योर कीन एंड काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, आपकी कंसिडरेशन के लिए हम अपनी मार्कशीट भी बता देंगे, फोटोकॉपी लगा देंगे कि आपको बाई चांस चेक करना हो तो। आई कैन कम ऑन एनी डेट फॉर इंटरव्यू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी, आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप ये लाइन मेंशन करना चाहो तो ये लाइन आप तब मेंशन करना सिर्फ जब आपको बताया जाएगा कि आप प्रेजेंटली वर्किंग हो किसी फर्म में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे को CBSE के सैम्पल पेपर आया उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन है कि आप प्रेजेंटली वर्किंग हो किसी फर्म में, तो अगर आपने प्रेजेंटली वर्किंग मेंशन करा है कि आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन दिस स्कूल, तो आप ये वाली लाइन सेंड करना। यू मे कॉल मी एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटी एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड। तो आप उन्हें बता भी दोगे कि जब मैं ड्यूटी तो 1 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा,
ऐसा लिख सकते हो आप। आई एम एनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रेज्यूमे फॉर योर परयूजल एंड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट भी आप लिख सकते हो कि मैं वो दो चीज़ें जो है आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपकी मर्जी, आप रेड या ब्लू कोई सी भी एक लाइन लर्न कर सकते हो एंडिंग करने के लिए। लास्ट में आप लिखोगे योर सिंसियरली एंड आई एम टेलिंग यू योर सिंसियरली ही लिखना, क्योंकि मार्किंग स्कीम में गिवन है। लास्ट में आप नाम लिख दोगे, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड करोगे आप एनक्लोजर लिख के, यानी कि कवर लेटर के नीचे हम ये भी बता देंगे कि हमने अपना बायोडेटा और अपना जो है मार्कशीट की फोटोकॉपीज लगा दी हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि अगर वो गुम हो जाए, खो जाए, तो एटलीस्ट कवर लेटर पढ़ के उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने तो उनको सबमिट करी थी। तो एनक्लोजर, बायोडेटा, टेस्टेड कॉपीज, इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। बस जो मैंने ये कहा था ना कि ये आपकी चॉइस है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लिख सकते हो। अगर आपने ऊपर मेंशन करा है तो आप ये वाली लाइन लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर का नेम, डेट, नेम ऑफ द पोस्ट सब ऊपर से देख के फिल करना है। और जो बीच वाला ये पैराग्राफ है, इसमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से 3-4 लाइनें जो वो एडवर्टाइजमेंट में गिवन होगी ना, वो मेंशन कर देना। फिर आता है गाइस हमारा बायोडेटा। बायोडेटा इज़ वेरी सिंपल। नेम लिखना है, नहीं गिवन होगा फिक्शियस बनाना। मदर्स नेम कई बार गिवन नहीं होती है, सब चीज़ें खुद से बना देते हैं हम। फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना, अगर आ जाए कि आप लोग जो हो एक सोशियोलॉजी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप लिखोगे क्लास 10-12 और लिख दोगे BA इन सोशियोलॉजी, MA इन सोशियोलॉजी, और आप कोई भी यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हो, पासिंग मार्क्स और ईयर ना ज़रा ठीक से लिखना। ऐसा नहीं लिखना है आपको कि आप ईयर लिख दो 2015, 2018, 19 लिख दो, ठीक है। ईयर थोड़े पहले के मेंशन करना कि वो इंसान कम से कम 25 या 26 साल का तो बैठ रहा हो जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। हॉबीज़ मेंशन कर सकते हो, पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, और कोई ना कोई अचीवमेंट अगर आपके पास है ना कि आपको गोल्ड मेडल मिला है या आपको कोई अवार्ड मिला है, वो भी मेंशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई बायोडेटा देख के लगे बंदे को जो आपको जॉब देने वाले कि अच्छा ठीक है एक्सपीरियंस्ड है, तो आप लिख सकते हो ईयर्स और नेम ऑफ कंपनी, जैसे 3 ईयर एक्सपीरियंस इन AB पब्लिक स्कूल, 4 ईयर एक्सपीरियंस इन XYZ पब्लिक स्कूल, ऐसे आप लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी नेगोशिएबल ऐसे मेंशन कर देना। फिर देनी होती है 2 रेफरेंस मतलब कि जो हम अपने लिए बता रहे हैं रेफरेंस दिखा देते हैं कि हम सब सच कह रहे हैं। तो रेफरेंस में आपको किसी का नाम लिखना होता है, जैसे आपने लिखा मिस्टर राकेश शर्मा, कोई एक एड्रेस लिख दिया या उनकी डेजिग्नेशन लिख दी, जैसे आपने लिख दिया मिस्टर राकेश शर्मा और कोऑर्डिनेटर ABC पब्लिक स्कूल, और कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर 99 लिखना और आगे क्रॉस लगा देना। फिर आपने दूसरा दे दिया अपना एक रेफरेंस, मिस्टर मिसेस के कोई नाम लिख दिया और लिख दिया कि वो कौन है, कोई भी एक डेजिग्नेशन बना दी, कोऑर्डिनेटर या HOD बता दिया आपने इस स्कूल की, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। अगर कोई फर्म का आया आपको तो मैनेजर लिख देना कि भाई हम पुराने वाले फर्म की अपनी जो मैनेजर है ना उनकी रेफरेंस लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो लिखकर आप एड्रेस बना दोगे। और लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, डेट, सिग्नेचर, एंड, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये हो गया आपका जॉब लेटर का फॉर्मेट पूरा का पूरा, और ये रहा इसका कवर लेटर, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये CBSE के सैम्पल पेपर वाला ही प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो हम करते हैं। क्वेश्चन हमारे को क्या गिवन है, यू आर मीनू सेन एम्प्लॉयड एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट कंपनी इन हैदराबाद, यू सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज़पेपर एंड विश टू अप्लाई, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ जो मैंने आपको बीच वाले बॉक्स वाला लगाई। ये देखो आपको एग्जाम में ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये 3 बातें गिवन है कि जो इंसान को जो आपको जॉब देना चाहते हो उससे ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चाहता है कि वो आप परफॉर्म करो। तो ये तीनों लाइंस हम अपने सेकंड पैराग्राफ में लिख देंगे और इसके पीछे लगा देंगे आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, और आपका ये वाली तीनों लाइनें हो जाएगी। फिर आप ये प्रेफर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन भी चेक कर लें, जैसे यहाँ पे गिवन है बैचलर और मास्टर डिग्री ने सोशियोलॉजी में चाहिए, हम वही लिख देंगे अपने बायोडेटा में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, वो भी लिख देंगे अपने। एक्सपीरियंस चाहिए, इन्हें एक्सपीरियंस बता देंगे। इनको चाहिए एक्सपीरियंस CSR प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हम कहेंगे कि हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया कि हम अभी वर्क करें असिस्टेंट मैनेजर CSR का, और हम अप्लाई करना चाह रहे हैं CSR के मैनेजर की पोस्ट पे, कि हम चाह रहे हैं हम प्रमोट हो जाएंगे, किसी और फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बनाते हैं यू आर मीनू सेन, और कौन सी कंपनी के लिए भेज रहे हैं हम, नासिक की किसी कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए हम भेज रहे हैं। और ये भी देख लो गाइस, ये आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ध्यान से देखना है। एडवर्टाइजमेंट में लिखा है सेंड योर बायोडेटा विद इन 10 days टू गगन वेग HR हेड क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड नासिक, ठीक है। तो ये सब गिवन है आपको, सेंडर का रिसीवर का एड्रेस भी गिवन है, सेंडर का नाम गिवन है आपको। तो चलो चेक करते हैं, 10 दिन के अंदर भेजना है हमें।
तो चलो हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओके तो सेंडर एड्रेस हमें बस ये बताता कि हम हैदराबाद के हैं, तो हमने एक अब सिटी पूरा एक सिटी के साथ में एड्रेस बना दिया 79 सेंट्रल डिपार्टमेंट साकेत, ठीक है। सिटी लिख दी हैदराबाद, एक लाइन लीव करके डेट लिखी 24 फरवरी 2023। हमारे को जो रिसीवर का एड्रेस है वो गिवन है गगनवेग HR हेड क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड नासिक, सेम टू सेम लिख दिया। एक लाइन लीव करके हमने सर लिखा और वही फिर इन द ब्लैंक हमने करा है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली 24 फरवरी से पहले देखा होगा तो हमने लिख दिया है 20 फरवरी फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्वेश्चन में गिवन है कॉर्पोरेट सोशल मैनेजर हेड इन क्रेडिट सेज प्राइवेट लिमिटेड और सेम लाइन लिखेंगे आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ठीक है। फिर आपको जो मैंने लाइन लर्न करवाई है आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट वाली, जो आई प्रोसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर हमने देखा कि उन्हें सोशोलॉजी चाहिए MA एंड BA, तो हम वही लिख देंगे आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन सोशोलॉजी, हमने लिख दिया फ्रॉम हैदराबाद यूनिवर्सिटी। अब जो है गाइस आपको ऊपर बताया गया है कि आप प्रेजेंटली असिस्टेंट मैनेजर हो एक फर्म में, फर्म का नाम नहीं बताया था तो हम खुद से सोच लेंगे। जैसे मैंने कहा था अगर आपको बताया नहीं गया है तो आप खुद से कह देना आई एम इंग्लिश टीचर इन ABC पब्लिक स्कूल, तो वैसे ही आप बताना कि भाई हम अभी काम कर रहे हैं कहीं पे, तो हम लिखेंगे ऊपर तो गिवन ही हमारे को आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर CSR। अब ये CSR क्या है आपको चाहे कुछ भी ना पता हो ना, CSR क्या है पोस्ट देख के ऊपर से मेंशन कर देना, खत्म बात, ठीक है। CSR इन लॉकवुड एंड को, ये एक फर्म का नाम मैंने बता दिया, जैसे इनकी फर्म है ना प्राइवेट सेज लिमिटेड, मैंने बना दी लॉकवुड एंड को, ठीक है। एज स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एज स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस। अब गाइज ये लाइन बड़ी ना लर्न कर लो, ठीक है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोगों को लग रहा है कि अरे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख लो आप, 3 वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन थी ना एडवर्टाइजमेंट में, उनसे पहले ये लाइन लगा देना आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस लगा देना, एक पे लगा देना आई एम केपेबल ऑफ, और एक पे लगा देना आई हैव मेड। इन्होंने 3 बातें मांगी है, एक को हम कहेंगे कि इसका हमें पहले से एक्सपीरियंस है, एक का हम कहेंगे ये ऑलरेडी आई हैव मेड, और एक का हम कह देंगे आई एम केपेबल ऑफ एज स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। और एज स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट के बाद वो जो 3 बातें इन्होंने कही थी ना, वो तीनों बातें आप यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसमें बोला गया है उन्हें जॉब पर 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उन्हें जो कंपनी के अडॉप्टेड विलेजेस हैं उसको मैनेज करने वाला इंसान चाहिए, उन्हें वो इंसान चाहिए जिसका NGO से पहले भी कनेक्शन रहा हो और वो ऐसे काम कर रहा हो। तो हम तीनों बातें लिख देंगे आई हैव मेड प्रायर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव स्ट्रैटेजीज, आई एम केपेबल ऑफ डेवलपिंग CSR प्रोग्राम्स। देखो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन से दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जिससे। ये देखो आप हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो गाइस आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिखा है ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि उन्हें वो इंसान चाहिए who will develop various CSR initiative in the company's adopted villages, जो स्ट्रैटेजी बनाएगा 1% वैल्यू पीपल की, जो स्ट्रैटेजीज इनिशिएट करेगा बेनिफिट्स करने की MGOs को। तो हमने ये तीनों चीज़ों को, मैंने आपको क्या कहा, इन तीनों लाइनों को हम आई एम केपेबल ऑफ करके मेंशन कर देंगे। मैंने कर दिया यहाँ पे मेंशन आई स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव मेड स्ट्रैटेजीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ 1% पीपल टाइम प्रोडक्ट, ठीक है। आई एम केपेबल ऑफ डेवलपिंग CSR प्रोग्राम फॉर कंपनीज अडॉप्टेड विलेजेस, उन्हें एक इंसान चाहिए जो CSR प्रोग्राम बनाए कंपनी के अडॉप्टेड विलेज, कहो मैंने करा है। इफ गिवन, और लास्ट में लिख दोगे इफ गिवन अ चांस टू सर्व योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन आई श्योर यू आई शैल वर्क विद utmost sincerity and dedication. With this letter I am enclosing my brief biodata and assistance copies of my mark sheet for your keen and kind consideration. I can come on any date for interview schedule according to your suitability. और एक लाइन वो वाली ऐड कर देना कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो लाइन आपको क्या कही है, कर प्रेजेंटली वर्किंग वालों में आप लिख देना, ठीक है। थैंकिंग यू योर सिंसियरली मीनू सेन, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आएगा बायोडेटा, बायोडेटा में आएगा नेम मीनू सेन, मदर्स नेम कोई भी आप लिख सकते हो, फादर्स नेम लिख देना कोई, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वही जो ऊपर लिखा था, ईमेल एड्रेस बना देना नाम क्या गया @gmail.com बना के, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना ऐसे क्रॉस करके 2 लेटर्स लिख के, नेशनैलिटी लिख देना इंडियन, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया, वहाँ बताया उन्हें क्वालिफिकेशन सोशियोलॉजी में से, पब्लिक रिलेशन में हम कह देंगे BA सोशियोलॉजी हैदराबाद यूनिवर्सिटी लिख देना। ये मैंने क्यों वही वाला ऊपर वाले लगा दिया, मैंने क्वालिफिकेशन का कॉलम इसलिए बनाया बिकॉज आई वांट कि आप पेपर पे खुद क्वालिफिकेशन का कॉलम बनाओ सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी आप वो मेंशन कर देना, ठीक है। 80% 70% मार्क्स, ईयर आप खुद से मेंशन करोगे। ये नहीं लिखना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, आपको खुद से बनाना है। MA इन सोशियोलॉजी, BA इन सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी का नाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पासिंग मार्क्स और ईयर
खुद से बनाओ ये, क्योंकि जब तक आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस बायोडेटा में, इसकी खुद से प्रैक्टिस करो। क्या क्या मेंशन करना है, क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, ईयर, सीरियल नंबर, ऐसे खुद से बना लो। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपको बनानी होगी, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, आपने लिख दिया वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट मैनेजर है लॉकवुड एंड को में, ठीक है। अचीवमेंट बता सकते हो कि भाई हमें तो बेस्ट CSR डेवलपर का अवार्ड मिला है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन्हें CSR वाला बंदा चाहिए ना, तो लिख देना बेस्ट CSR डेवलपर अवार्ड हमें मिला है, ऑनरी अवार्ड भी मिला है एक NGO से, चाहो तो लिख सकते हो। जैसे टीचर का है तो आई गॉट, आप लिख सकते हो बेस्ट टीचर अवार्ड, कोई ईयर मेंशन कर देना। हॉबीज, रीडिंग, पेंटिंग, लैंग्वेजेस नोन, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। रेफरेंस, कोई 2 रेफरेंस आपको लिखनी है। अब मैंने क्या कहती हूँ आपको गाइस, जॉब एप्लीकेशन की 2 रेफरेंस, एक नाम 2 लर्न कर लो, एक आदमी का नाम, ठीक है, और एक आंटी का नाम, ऐसे लर्न कर लो जिनको आप रेफरेंस में लिखोगे, और उनका कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बना के लिख देना। यहाँ पे आप रेफरेंस अपनी पुरानी कंपनी की दे सकते हो कि पुरानी वाली कंपनी के HR से आपने रेफरेंस लगवाई है, और एक और रेफरेंस लिख सकते हो। तो 2 रेफरेंस भी अपने लिए हैंडी रख लो कि कभी भी जॉब एप्लीकेशन हो तो आप वो 2 रेफरेंस लिख सकते हो। आई डू हेयर बाय, रेफरेंस क्या है, नाम लिखना है, मिस्टर राहुल शर्मा, मिस्टर ये और ये, मिसेस कोई आपने नाम लिखा, उनकी जो है उनका एड्रेस लिख दिया, कोई डेजिग्नेशन लिख दिया और अपने फ़ोन नंबर लिख दिया। आई डू हेयर बाय कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, और ये लास्ट में लिखनी है डेट और सिग्नेचर आपकी, मीनू सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, तो एक बार यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट। और वैसे ये पूरे के पूरे फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट्स जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम ID पे भी अपलोड कर रही हूँ, और ये हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये जितना भी आपको यहाँ पे बताया गया होगा एडवर्टाइजमेंट में जो स्टेटेड होगा, ये 3 बातें आप आई एम केपेबल ऑफ एज स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट करके सेकेंड वाले पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलो अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग। एंड मैंने सुना था बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल के साथ चॉइस में है, बट गाइस पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाई चांस आर्टिकल डिफिकल्ट लग रहा हो तो एटलीस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट तो पता होगा और आप रिपोर्ट लिख सकते हो। रिपोर्ट इनफैक्ट आसान है बहुत ज़्यादा। तो देखो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट में ना कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हो गया होता है उसके बारे में जानकारी देनी होती है। जैसे कोई स्कूल है, वहाँ स्पोर्ट्स मीट हुई, उसके बारे में कोई इंसान है वो रिपोर्ट लिख रहा है, एक स्टूडेंट है रिपोर्ट लिख रहा है, ऐसे ऐसे हमारी स्पोर्ट्स मीट हुई थी, एनुअल फंक्शन ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये कोई पास्ट में हुए हुए इंसिडेंट के ऊपर लिखी जाती है कि भाई इस दिन पे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, ये सब हुआ था, भाई उसके बारे में आपने लिख दिया। रिपोर्ट 2 टाइप की होती है, एक स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट होती है और वो गुड रिपोर्ट होती है, यानी कि स्कूल मैगजीन में भाई कोई इवेंट वगैरह हो रहा है वो सब बताया जा रहा है। दूसरी होती है एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, और कई बार न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में सारी जानकारी, जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं आग लग गई, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ये सब बातें, या फिर अगर कहीं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जो स्कूल में नहीं है कहीं और हुआ है, वो सब जो है, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, तो वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में आ जाता है। एक आ जाती है स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट, आपकी जो है आपको कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 टाइप की होती है रिपोर्ट राइटिंग हमारी। एक होती है इवेंट वाली जिसमें कोई फंक्शन, कॉम्पिटिशन, पता है गुड और बैड में भी आप रिपोर्ट राइटिंग को जो है क्लासिफाई कर सकते हो। क्या पता कुछ अच्छी राइटिंग रिपोर्ट आ जाए गुड राइटिंग वाली, जिसमें कोई फंक्शन बताने को कहा कि सो एंड सो जगह पे फंक्शन हुआ था, ये चीफ गेस्ट आए थे, कोई कंपटीशन आ जाए, कोई चैरिटी इवेंट, कोई ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये गुड रिपोर्ट होती है। और कोई सैड इवेंट की रिपोर्ट, ठीक है, मिस हैपनिंग की रिपोर्ट जिसमें एक्सीडेंट बता रहे हैं, कोई इंसिडेंट बता रहे हैं, आग लग गई या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती है। मैं आपको बताऊंगी गाइज एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट से आप कोई भी रिपोर्ट आंसर कर सकते हो। और कई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में आपको हेडिंग लिखनी होती है और बाय लिखना होता है। हेडिंग वही जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक इन कोई सिटी का नाम लिख दिया, किसी सिटी में आया है, और बाय में आपको नाम लिख के रिपोर्टर लिखना होता है। स्टाफ रिपोर्टर लिख देते हो, बाय संजना स्टाफ रिपोर्टर, बाय सनी स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। प्लेस लिखनी होती है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया है, आपने लिख दिया दिल्ली में अर्थक्वेक आया है, डेट लिख दोगे आप और नीचे फिर बॉडी आएगी, ठीक है। या फिर आपने लिखा कहीं पे आग लग गई, आपने कहा किसी एक सिटी में, आपने कहा कोई एक सिटी सोच लो आप कि इस सिटी में आग लग गई है, तो वहाँ पे आप प्लेस लिखोगे और डेट लिखोगे, और ना प्लेस लिखी भी जाती है कि कौन से बाजार में आग लगी है, या किसी के जो है आपने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई है, किसी कॉलोनी में आग लग गई बाई चांस अगर, तो वो प्लेस प्रॉपर मेंशन करनी होती है सिटी के साथ। बॉडी में आता है इंट्रोडक्शन, मेन और कंक्लूजन। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं व्हाट हैपन, आग लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है,
ठीक है, व्हेन किस दिन हुआ, वेयर किस समय पे हुआ, वाई क्यों हुआ, रीज़न क्या था। जैसे आग लगने का रीज़न हो सकता है कि मीटर जो है वो कहीं पे कुछ जो है फ्यूज़ जो उठ जाता है ना, वो कुछ ऐसा हो गया है, एनीथिंग लाइक दैट। या फिर किसी ने कोई चीज़ ऐसा किसी चीज़ की वजह से आग लग गई, वो बताना है। कितने पीपल जो है उनकी इंजरीज कितनी आई है, कितने लोगों की मृत्यु तो नहीं हो गई है, वो सब आपको बताना है इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ये, ठीक है। फिर मेन में आपको पूरा डिटेल में बताना होता है कि वो आग लगने का रीज़न क्या है, ठीक है। एक्सीडेंट अगर हुआ है तो रीज़न क्या था, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन में आप समराइज करते हैं। समराइज में क्या बोला जाता है कि जो विक्टिम्स थे उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया और जो है उनको रिलीफ देने के लिए फंड जो है गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा है, ठीक है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ये एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हो। ये एग्जाम्पल में आपको गिवन है, यू आर संजना या फिर संजय, रिपोर्टर हो हिंदुस्तान टाइम्स के, आपने फायर एक्सीडेंट देखा है क्राउडेड मार्केट के दिल्ली के, आप एक रिपोर्ट बनाओ पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर में। तो आपने लिख दिया फायर एनगल्फ्ड सेंट्रल मार्केट, कोई मार्केट का नाम लिख दिया, बाय संजना या संजय स्टाफ रिपोर्टर। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में स्टाफ रिपोर्टर लिखना इज करेक्ट। आपने डेट लिखी 10, ये पुराना एग्जाम्पल है, आप जो है 2023 की ही डेट लिखना, आपने लिख दिया न्यू दिल्ली। फिर हमने क्या बताना था सबसे पहले कि भाई आप यहाँ पे बता दिया कि आग कहाँ पे लगी थी, सेंट्रल मार्केट में, लाजपत नगर में, टाइम बता दिया इस समय पे। और जो है मैंने क्या बताया था, बताना कितने लोगों की डेथ हुई। यहाँ लिखा है 2 नो कैजुअलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है, 50 पीपल आर इंजर्ड, ठीक है। अब यहाँ पूरा हमने रीजन बताया कि आग क्यों लगी। फायर ब्रोक आउट एट 4:50 PM, एक्सीडेंट हो तो एक्सीडेंट का टाइम बताओ, अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक का टाइम बताना है, ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट रीजन था आग लगने का। फिर जब भी कभी आग लगे, कोई एक्सीडेंट हो ना, या कोई ऐसे कुछ ऐसा वाला इंसिडेंट हो भयानक, तो उसमें आप ऐसा लिख सकते हो, देयर वॉज पैनिक एंड स्टैम्पीड एज पीपल रश्ड आउट ऑफ द क्राउडेड प्लेस, क्योंकि ये भगदड़ मच जाती है ना ऐसे समय पे। फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, अबाउट अ डजन फायरमैन बैटल फॉर 2 hours, ऐसे आपने लिख दिया। लास्ट में मैंने आपको क्या, कंक्लूजन में आपको बताना होता है कि इंजर्ड पर्सन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, मेनी पीपल सस्टेन माइनर इंजरीज लिख सकते हो अगर एक्सीडेंट हो जाए, या एनीथिंग अर्थक्वेक में आप वैसा लिखोगे। द गवर्नर हैज अनाउंस इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, गवर्नर ने कहा कि वो चेक करेंगे। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। जैसे गाइज आपका ना एग्जाम्पल क्वेश्चन सैम्पल पेपर में गिवन था हैजार्डियस एक्टिविटीज, वर्कर सेफ्टी की, पूरा वैसा क्वेश्चन गिवन था, तो उसमें आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट बन सकता है बहुत आसानी से, तो वो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इसीलिए आसान है। अगर एग्जाम में कोई भी स्कूल रिपोर्ट लिखने को आ गई किसी भी इवेंट पे, ये रहा आपके पास फॉर्मेट, स्लाइड बिल्कुल रेडी, इसी में बिठा देना। आपको अगर आ गया यू आर रानी या फिर राहुल ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था एक ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर आपका बुक एग्जीबिशन, ठीक है, बुक डोनेशन कैंप आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था, और जो है उसके लिए, या फिर मैं कह रही हूँ आपके स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, पेंटिंग कंपटीशन के लिए आप जो है रिपोर्ट लिखो, हो चुका है वो, तो आप लिख दोगे इवेंट। सबसे पहले आप लिखोगे इवेंट का नाम, इवेंट क्या होगा, पेंटिंग कंपटीशन। ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इवेंट का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, पेंटिंग कंपटीशन है, एनुअल फंक्शन है, जो भी है। तो हमने कहा पेंटिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, फिर लिखोगे आप इंस्टीट्यूशन का नाम, स्कूल का नाम, क्या बोला मैंने, XYZ। ओके गाइस, फिर आप लिख दोगे ऑन के बाद डेट लिखोगे, कोई भी डेट लिखोगे, 24 फरवरी लिख सकते हो आप, और फिर लिखोगे टाइम। फ्रॉम आप टाइम में ना ऐसे बताना, फ्रॉम 1 AM टू 2 PM, सॉरी AM नहीं लिखोगे आप, फ्रॉम 9 AM टू 10 PM, 10 AM टू 12 PM की 2-3 घंटे तक वो चला, ठीक है। इन द में एरिया लिख दोगे, यानी कि इन स्कूल ऑडिटोरियम, समथिंग लाइक दैट। अब ये फुल स्टॉप आ जाएगा, अगली लाइन आएगी द वेन्यू, यानी कि द स्कूल आप लिख सकते हो, द स्कूल ऑडिटोरियम जो भी वेन्यू होगा, या फिर द प्रेमिसेस आप ऐसे लिख सकते हो, द प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन, यानी कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन के लिए अट्रैक्टिवली डेकोरेट किया गया था। विद आप अगर पेंटिंग कंपटीशन हो तो द वेन्यू वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स मेड बाय स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट्स मेड बाय स्टूडेंट, ऐसे कह देना, बलून्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, कि उन सब चीज़ों से जो है फ्लावर्स, उन सब चीज़ों से डेकोरेशन करी गई थी प्रेमिसेस की। मिस्टर मिस, कोई भी एक नाम सोच लेना, चीफ गेस्ट का कोई भी एक नाम सोच लो, उनको चीफ गेस्ट पे बुलाया गया था। एंड जो है डैश स्टूडेंट्स एंड पीपल अटेंडेड द ओकेशन। अब ये वाली लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द ओकेशन, या फिर आप लिख सकते हो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 to 12 अटेंडेड द ओकेशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके अगला पैराग्राफ आ जाएगा, आगे हम करेंगे द इवेंट स्टार्टेड विद,
तो पेंटिंग कंपटीशन में क्या आपने लिख दिया, द इवेंट स्टार्टेड विद रिबन कटिंग एंड सेरेमनी बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, कि भाई चीफ गेस्ट से पहले रिबन कटिंग करवाई। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड डिफरेंट, यहाँ मैंने डांस प्ले स्किट लिखा है, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड देयर पेंटिंग्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड क्वाइट वेल एंड रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। स्टूडेंट, यहाँ पे ये मैंने डांस और स्किट का लिखा था, जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा तो आप वैसे लिखना, द स्टूडेंट मेड ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली द डे वॉज कंक्लूडेड आफ्टर, आप ये मेंशन करना हर एक रिपोर्ट राइटिंग में स्कूल वाली। फाइनली द डे वॉज कंक्लूडेड आफ्टर द चीफ गेस्ट की स्पीच। इवेंट वॉज ह्यूज सक्सेस वेयर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेल्ट मच डिलाइटेड। बहुत अच्छा लगा सभी को। ये फॉर्मेट जो है इसको चेक कर लीजिए। जो भी, अब भैया इतना तो आप अपना दिमाग से जो है सोच सकते हो कि भाई डिबेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आएगा तो वहाँ पे जो है किस टाइप की इवेंट हो चलेंगे, ठीक है। रेस होगी, अगर कंपटीशन है, फुटबॉल कंपटीशन है या एनुअल मीट है, तो जिस हिसाब का आप लोगों का इवेंट आएगा वैसे आप बनाना। यहाँ मैंने एनुअल मीट के लिए बना रखा था कि उस एनुअल मीट में डांस प्ले हुआ, रिबन कटिंग हुई। पेंटिंग कंपटीशन होगा तो आप लिखोगे बच्चों ने पेंटिंग्स दिखाई और मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इस स्कूल में, यहाँ पे इस दिन पे बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ था, चीफ गेस्ट ये आए थे, इवेंट स्टार्ट हुआ इस सेरेमनी से। इवेंट स्टार्टेड विद रिबन कटिंग, हर ज़्यादातर चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो किसी पे भी मेंशन कर सकते हो। स्टूडेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या रेस वगैरह हुई वो लिख सकते हो। एंड फाइनली द डे वॉज कंक्लूडेड आफ्टर चीफ गेस्ट स्पीच, ये लाइन भी हर एक में मेंशन कर सकते हो। इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। तो ये आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अब हमने जो है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट भी चेक कर ली। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज आई डेंट वांट कि हम कुछ भी लीव करें, तो मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बता दिया। अगर ये आ जाए ना स्कूल मैगजीन वाला तो भैया स्कूल मैगजीन लिख देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहन।